अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। मेरा आपको साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। और सबसे पहले जो आज की कहानी है और उस कहानी में सबक क्या है, आइए वो देखते हैं और ढूंढते हैं। तो एक दफ़ा की बात है कि एक शहज़ादा अपने उस्ताद से सबक पढ़ा था और उसने उसे सबक याद कराने के लिए कहा कि 2 सबक हैं जो अपनी ज़िंदगी से तुम अगर बांध लोगे और सीख लोगे तो तुम ज़िंदगी में कामयाब हो जाओगे। एक पहला ये कि झूठ मत कहना और दूसरा है कि गुस्सा नहीं करना। कुछ देर वक्फे के बाद शहजादे को सबक सुनाने के लिए कहा गया। शहजादे ने कहा मुझे अभी सबक याद नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर उस्ताद ने सबक सुनाने को कहा। शहजादे ने फिर अर्ज़ किया कि उस्ताद अभी भी मुझे सबक याद नहीं हुआ। तीसरे दिन जो है वो छुट्टी थी। उस्ताद ने कहा कि अब तीसरे दिन जब छुट्टी के बाद आओगे तो तुम्हें सबक याद होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें छुट्टी के बाद आना है। एक दिन तुम्हारे पास है सबक याद करने के लिए, लिहाजा तुम जब आओ तो सबक याद करके आना और अब कोई बहाना नहीं चलेगा। छुट्टी के बाद अगले दिन जब वो आया तो सबक सुनाने में फिर नाकाम रहा। उस्ताद ने शागिर्द को गुस्से में आकर एक थप्पड़ मार दिया और कहा यह भी कोई बात है कि 4-5 से दिन हो गए और तुम्हें इतनी सी बात और इतना सा सबक याद नहीं हो रहा। थप्पड़ खाकर एक दफ़ा तो शहजादा गुमसुम हो गया और फिर बोला उस्ताद जी अब मुझे सबक याद हो गया। उस्ताद को बहुत ताजुब हुआ कि पहले तो इससे सबक याद ही नहीं हो रहा था और थप्पड़ खाते ही कहता है सबक याद हो गया। शहजादा कहने लगा कि उस्ताद साहब आपने मुझे 2 बातें पढ़ाई थी। पहला ये कि जो है वो झूठ नहीं बोलना, तो मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकता था, और दूसरा ये कि गुस्सा नहीं करना। झूठ बोलने से तो मैंने उसी दिन तौबा कर ली थी जिस दिन आपने मुझे पढ़ाया था, लेकिन गुस्सा ना करना मुश्किल काम था जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे होता, क्योंकि गुस्सा आ जाता। तो फिर जब आपने मुझे थप्पड़ मारा और उसके बाद मैंने देखा कि क्या मैं गुस्सा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, तो फिर मैंने आपको जवाब दिया। जब मैंने गुस्से पर काबू पाना सीख लिया और उसके बाद आपको बताया कि मुझे सबक याद हो गया। तो मेरी ज़िंदगी का पहला थप्पड़ था जिसने मुझे किसी ने मारा, और इस वक्त मेरे दिलो दिमाग पर मैंने गौर किया, मैंने देखा कि मुझे गुस्सा नहीं आया, तो मुझे दूसरा सबक भी याद हो गया कि मुझे ज़िंदगी में गुस्सा नहीं करना है और ख़ामोश रहना है। अल्लाह ताला के करम से मुझे पूरा सबक याद हो गया। और वाकई जब हम देखते हैं कि हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, लेकिन जब तक हम उस पर अमल ना करें और उनको जो है वो अपनी ज़िंदगी के अंदर शामिल ना करें, अडॉप्ट ना करें, तब तक उन चीज़ों का, उन लर्निंग का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर आप सब भी इन कहानियों से कुछ सीखते हैं तो अपनी ज़िंदगियों में उसको शामिल करने की कोशिश करें। तो आज अहद करें, वादा करें कि हम झूठ नहीं कहेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे और बेजा गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है, कभी आ जाता है इंसान को, लेकिन उस गुस्से पर काबू पा लेना, ये सबसे बड़ी जो है ना वो इंसान की जीत है। अपने नफ्स पर काबू पाना, अपने गुस्से पर काबू पाना, मिसबिहेव ना करना, लोगों के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये अच्छे अखलाक की निशानी है जिसको अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा पसंद फरमाते हैं। वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में। मेरे साथ फ़हीम सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। अयाज राना साहब भी मौजूद हैं, वेलकम टू द शो। फ़हीम भाई का पता लगा तो आज बकरा, घोड़ा, गधा, ऊँट, खच्चर किसी की कहानी नहीं लाया, आज उस्ताद और शागिर्द की लाया। आप पसंद आ गई? मुझे पसंद तो आई, लेकिन हमने तो ये सुना था कि उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। शहजादे को इसके बाद छुट्टी मिली नहीं मिली ये नहीं है खबर में। छुट्टी एक दिन पहले मिल गई थी, इसीलिए वो सबक याद करके उसको तो इसको अभी अब उसका वीक स्टार्ट हो गया, अभी कोई छुट्टी नहीं है, अभी मंडे वाले दिन की बात है ये। अच्छा ठीक है, यानी सबक जो है वो उसे याद हो गया है। और ऐसे सबक जो है वो थप्पड़ पढ़ने से याद होते हैं, ये हमारी कौम का भी मसला है। यहाँ पर अभी बजट के थप्पड़ पढ़ना है हमें, तो हमें बहुत कुछ जो है वो याद आ रहा है और याद हो भी जाएगा बहुत कुछ है। ओहो क्या बातें कर दी, कल बजट को कर करके ना दिमाग ख़राब हो गया। वैसे तो घर का बजट बन गया आपके? घर का बजट कैसे बनेगा फ़हीम भाई, अभी तक तो चीज़ें ही जो है ना सामने आ रही हैं। टैक्सेस में इजाफा हो गया है, तनख्वाह में इजाफा हुआ नहीं है। आज फिर मैसेज कर दिया कि भाई तनख्वाह में इजाफा नहीं करिएगा। क्यों? हाँ अभी तो ये भी डर लगेगा ना क्योंकि उसके ऊपर भी थोड़ा टैक्स बढ़ता जाएगा। टैक्स बढ़ चुका है। वैसे ही आप माशाल्लाह अपर स्लैब में आ गई हैं और कितने स्लैब में जाएंगे, सही है। बस इसमें उनको बोले मराद में इजाफा करें, तनख्वाहों में नहीं। चराग बिजनेस कम्युनिटी का आदमी मराद में इजाफा करें, होना भी यही चाहिए। तनख्वाह में इजाफा कौन मांग रहा है? कोई नहीं मांग रहा। अब नहीं मांगेगा, मांगेंगे तो आप लोग फिर हुकूमत को निकल जाएंगे, है ना? नहीं, आप कमाएंगे, आप देंगे हुकूमत को। हाँ चलें अभी बात करते हैं इस पर भी ना, लेकिन ज़रा रुक जाए, अभी कुछ अहम खबरें ज़रा पहले शामिल कर लूँ आज के दिन के हवाले से भी। इस वक्त बात यह है कि सिंध हुकूमत ने ईद उल अज़हा की जो तातीलात हैं उनका ऐलान कर दिया है, और वफाकी हुकूमत के बाद सिंध हुकूमत ने भी ईद उल अज़हा के मौके पर तातीलात का ऐलान कर दिया है। तो जो नोटिफिकेशन आया उसमें 17 जून से लेकर 19 जून तक छुट्टियाँ होंगी, और 17 जून को जो है वो ईद उल अज़हा मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ यकीनन मनाई जाएगी। सब एहतमाम करेंगे कुर्बानी का भी, तो इसीलिए 3 दिन जो है वो छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा ईद उल अज़हा से कबल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 28 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 4 रुपये 2 पैसे कमी जो है वो मुतवक्का है।
तो आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो 9 रुपये 30 पैसे यानी तकरीबन 10 रुपये कमी का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अभी इसका जो वो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया कि आया कितनी कमी होगी, नहीं होगी, कितने पैसे कम किए जाएंगे। इसके अलावा जी दूध की कीमत में 20 रुपये फ़ी किलो इजाफे का फैसला कर लिया गया और दूध की फ़ी लीटर कीमत 20 रुपये इजाफे के बाद 220 रुपये लीटर हो गई है। काफ़ी दिनों से ये मामला चल रहा था, इस बारे में हम बात करेंगे आज से भी कि ये पहले कह रहे थे जो हुकूमत ने प्राइस रखी है उस पर फिक्स रहेंगी, लेकिन फिर एसोसिएशंस बीच में आए और बहरहाल हम देख रहे हैं कि इजाफा कर ही दिया गया है। इसके अलावा सिंध ने 3,300 अरब रुपए का जो बजट तैयार किया है उसे आज पेश कर दिया जाएगा और वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब जो है वो बजट पेश करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि वफाकी बजट आया, अब सूबों के बजट आने हैं। इसके अलावा पंजाब का जो 5,486 अरब रुपए का बजट था वो असम्बली में पेश हुआ और बजट में अगर हम उस पर भी नज़र डाल लें थोड़ी बहुत, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 10% बढ़ाने की तजवीज़ दी गई है। तरक्याती बजट के लिए रिकॉर्ड 830 अरब रुपये मख्तस किए जाएंगे और तालीम के लिए सूबा सिंध 400 अरब रुपए और सेहत के लिए 275 अरब रुपए रहेगा और अमन अमान की बहाली के लिए भी 170 अरब रुपए रखे जाएंगे। अभी ये जो चीज़ें सामने आ रही हैं, अब जब बजट आएगा तो यकीनन और चीज़ें भी सामने आएंगी, लेकिन आज हम इस हवाले से बात करेंगे। इसके अलावा नए माली साल के बजट में सोलर के जरिए मुफ्त बिजली फराहम करने की तजवीज़ दी गई है और पहले मरहले में 100 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान मुतवक्के है। दूसरे मरहले में ये कहा जाएगा कि 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का ऐलान किया जाएगा और जो पीपल्स पार्टी का जो मंशूर है उसके मुताबिक ऐलानात मुतवक्के हैं। इलेक्शन कैंपेन्स में भी देखा इस तरह के बहुत सारे ऐलानात हुए, दावे हुए, वादे हुए, बातें हुई, लेकिन अब क्या वाकई अमली जामा पहनाने जा रहे हैं, क्या है, इसको हम भी स्क्रूट करने की कोशिश करेंगे इस खबर को। इसके अलावा फ्लोटिंग सोलर पावर मंसूबे के हवाले से कि इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि केंजर झील पर फ्लोटिंग सोलर पावर मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत हो गया है और इस मुआहदे का इम्पैक्ट क्या होगा, कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। तो जनाब इन तमाम खबरों को जो है वो शामिल करते हैं और तारुफ में आप सबसे करा चुकी हूँ। ईद उल अज़हा की छुट्टियों की भी बात हो गई है, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी का ऐलान किया जा रहा है। तो अयाज आपके पास खबर है इस वाले से, कब होगा कि नहीं होगा, या बस आ गया ही है नोटिफिकेशन? 15 तारीख को नोटिफिकेशन होता है हमारा और ये आखिरी मेरे ख्याल से अब इंजॉय कर लें आप कीमतों को कम, क्योंकि बजट के अंदर लेवी बढ़ाने की जो है वो तजवीज़ थी, वो 60 से 80 रुपये तक बढ़ाई जाएगी। तो यकीनन उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा जो है वो नाक़दीन कह रहे हैं कि होगा। अब हो सकता है कि हुकूमत अपने किसी और टैक्स की मद में अगर कमी कर दे तो सारिफ को फ़ायदा पहुंच सकता है, लेकिन लगता ऐसे ही है कि आने वाले दिनों के बाद, इसके बाद जो पहली तारीख को जब आपकी पेट्रोल की नई कीमत आएगी तो उसके अंदर लेवी बढ़ चुकी होगी और यकीन 60 रुपये पे पहुंच चुकी होगी। 60 रुपये जी, 60 रुपये अभी 60 ले रहे हैं ना, अभी 60 ले रहे हैं, फिर 80 रुपये तक का उसको ले जाने का इनका, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कह रहे हैं 5 रुपये करके या 10 रुपये करके करेंगे, ऐसा कहना है। अब करते क्या है वो तो अब अमल बताएगा उनका, वो आहिस्ता आहिस्ता फटके जो है ना वो लगते हैं। लेकिन अभी बहरहाल ईद मनाने के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सस्ता थोड़ा हो जाएगा पेट्रोल। ईद पे सस्ता हुआ कब है? अभी आ जाए ना एक आध दिन में नोटिफिकेशन। देखें इतवार को चांसेस हैं इसके कि ये नोटिफिकेशन हो जाएगा और कोई 9 रुपये समथिंग जो है वो कमी करने की बात हो रही है कि इस वक्त उसमें कमी की जाएगी और ये एक बड़ा वो होगा अगर कमी हम इसे कहें तो। लेकिन जो लेवी की बातें हो रही हैं वो भी साथ साथ हैं, बावजूद इसके कि जो हमारे वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब हैं उन्होंने लेवी के ऊपर जो है उसको रद्द भी किया है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी की बातें जो हैं वैसे ही की जा रही हैं, हम लेवी की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन ये इतलात भी हैं कि लेवी का नफाज जो है वो हो सकता है, पेट्रोलियम मसनूआत पे ख़ास तौर पर हो सकता है। लेकिन मैं एक और बात हमेशा सोचता हूँ कि आखिर ये जो हमारे यहाँ बजट्स बनते हैं, इन बजट्स में जो मराद की बातें होती हैं वो मराद सिर्फ़ और सिर्फ अशराफिया को क्यों मिलती हैं? अगर हम सब्सिडीज़ जिनकी हम बात कर रहे हैं वो सब्सिडीज़ की अगर हम फ़िगर उठा के देखें तो 5,500 अरब ये सिर्फ़ और सिर्फ मराद की मद में जाते हैं अशराफिया को, जिसमें हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिसमें हमारे सियासतदान हैं, जिसमें हमारे जो इवन मीडिया हाउसेस हैं, इसके अलावा और दीगर इदारे हैं जिनके अफराद अफसरान को जो है ये 5,500 अरब रुपए की मराद दी जाती हैं, सब्सिडीज़ दी जाती हैं। और अगर आवाम की सब्सिडीज़ की अच्छा ये फ़िगर्स मैं अपनी तरफ से कोट नहीं कर रहा, ये फ़िगर जो है ये साबिक़ वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब की कोट की हुई फ़िगर्स हैं कि 5,500 रुपये तो सिर्फ सब्सिडीज़ में चले जाते हैं जो अशराफिया को मिलती हैं। आवाम को कितनी मिलती हैं? 200 अरब। कहाँ 5,500 अरब, कहाँ 200 अरब। तो मेरा ख्याल है इस सूरत हाल में हमें किसी हेल्थ कार्ड की ज़रूरत नहीं है। एक हिम्मत कार्ड जो है ना
वो बना के दें आवाम को। हिम्मत कार्ड और पे वो चल रहे हैं हिम्मत कार्ड बेचारे। जो है ना, उसी के बल पे जो है ये मुल्क चलेगा, उसी के बल पे ये आवाम चलेंगे। बहुत बुरा हाल है। देखें, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि लोग मर रहे हैं, खुदकुशियाँ करने पे मजबूर हैं, और आप उनके ऊपर टैक्सेस पे टैक्सेस डाले जा रहे हैं। तनख्वाहदार तबके का हाल क्या है आप ये तो देखो, और वो अपना घर नहीं चला पाता, आप उसको कहते हो कि तुमने टैक्स भी देने हैं। आपने जो 37,000 रुपये तनख्वाह जो है कम अज़ कम रख दी है, 37,000 रुपये में कोई एक शख्स, मैं कहता हूँ कोई एक वज़ीर, कोई एक MPA, कोई एक सेनेटर, कोई एक मेंबर कौमी असम्बली अपने घर का बजट बना के तो दिखा दे मुझे, जिसके घर में मैं कहता हूँ कुछ बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, जिसके घर में सिर्फ उसकी बीवी और 2 बच्चे हों, वो ज़रा घर चला के दिखा दे अपना 37,000 रुपये में। आप लोगों के साथ मजाक करते हैं, आवाम के साथ मजाक करते हैं। 37,000 रुपये आपने उजरत रख दी है, दूसरी तरफ आप टैक्सेस बढ़ाए चले जा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत में भी आप लेवी की निपास की बातें हो रही हैं, दीगर चीज़ें जो हैं वो आप करने जा रहे हैं, और फिर आप कहते हैं कि जी मुल्क जो है वो आगे जा रहा है। मुल्क ऐसे आगे नहीं जाते। मुल्क जाते हैं आगे कि आप सब्सिडीज़ अशराफिया की ख़त्म करते हैं। मुल्क आगे जाते हैं कि आप लोगों को, आवाम को जो है वो सहूलतें देते हैं। इस तरह नहीं होता आप है। 37,000 रुपए के बजट की बात कर रहे हैं कि उसमें कैसे घर का बजट बनेगा। फ़हीम भाई, हम सब ये जानते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर में लोग काम कर रहे हैं उनको जो बेसिक वेज है अभी तक वो भी नहीं मिल रही है। बहुत सारे लोग हैं जो इससे भी कम आप तो विज़िट करते होंगे इंडस्ट्रियल जोन्स में, कंपनीज़ में, बिज़नेस कम्युनिटी के साथ बैठ रहे हैं। लेबर तबका हमारा जो है वो आप देखेंगे जो दिहाड़ी पे काम कर रहे हैं, वो भी मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों से तो ज़्यादा ही कमा लेते होंगे शायद। लेकिन मसला ये है कि अभी भी हमने जो बेसिक वेज की बात जो फ़हीम भाई ने कहा उसमें बजट नहीं बन पा रहा अब तो ये जो इससे भी नीचे काम कर रहे हैं तनख्वाहों पर, वो कैसे अपना बजट बनाएंगे? उनकी किसी है सरकारी जो क्या कहते हैं मुलाजमीन हैं, उनकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, होना भी चाहिए, लेकिन बाकी लोगों की सुनवाई कौन करेगा जो 70% लोग प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं? क्यों होना चाहिए सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा? 20 नहीं ग्रेड होना से चाहिए, 21 टैक्सेस ग्रेड बढ़ तक रहे के हैं। अफसर को 15%, 20% की आपने पता है कि उसके स्केल में इजाफा किया गया? उसको ज़रूरत है? आज 21 ग्रेड का आपका चीफ सेक्रेटरी जो है V8 में घूमता है आपके सूबे का, उसके पीछे 3-4 मोबाइल है, FC की मोबाइल अलग है, पुलिस की मोबाइल अलग है, रेंजर्स की मोबाइल। भाई आपको क्या हो गया? कौन से आपने यहाँ पे एटम बम बना के जो चला दिए थे जो आपको इतनी आपकी जान को खतरा है? ऐसे नहीं। आप पहले यही बात देखें, कल उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको आईना दिखा दिया गया। कल हम टैक्स बार, पाकिस्तान टैक्स बार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, उन्होंने वाज़े तौर पे कह दिया कि आपके मुल्क में माशी माहिर नहीं है, जिसकी वजह से बैंकर को उठा के आपके जो है वजीर ख़जाना बना दिया जाता है। माशी माहिर हैं, उनको पूछता कौन है? माशी माहिर भी तो वो ऐसे हैं, वो पता नहीं जिनके सबको तो आजमा लिया। क्या 70 सालों में आपने किसको नहीं आजमाया? किसने आपकी और मेरी बात कर दी? उनको आईना दिखा दिया कि आपके बैंक के बाहर खड़ा हुआ जो गार्ड है उसकी आज तनख्वाह 23,000 रुपये है। वो कैसे आप जो गार्ड्स आज गोलियां मार रहे हैं आवाम को, जरा सी बात करो वो चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों ना चिड़चिड़ा हो? गर्मी का मौसम है, घर में उसके बच्चे रो रहे हैं, 23,000 रुपये उसकी तनख्वाह है, हाथ में उसको आपने बंदूक दी हुई, लाइसेंस उसके हाथ में, उसका जरा सा दिमाग घूमता है, वो आम आदमी के ऊपर गोली चला देता है। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालेगा? यही तो इक़दाम है। गार्ड्स ने खुदकुशियां की हैं, तो ये नहीं सोचते, बोलने वाले करने वाले ये नहीं सोचते कि आपने क्या, आपके क्या ताल्लुक, कैसे आप कर रहे हैं। देखिए बात यहाँ पे ये भी है कि जो अफसरान की बात हो रही है ना कि जिनकी तनख्वाहों में इजाफा कल किया गया, पंजाब गवर्नमेंट ने भी किया है। मुझे तो हैरत भी हो रही थी कि पंजाब में जो आम सरकारी मुलाजिम है 1 से 16 ग्रेड तक का, उसकी तनख्वाह में इजाफा और फिर जो उससे ऊपर की तनख्वाह में इजाफा है वो सब, उसमें भी बहुत फ़र्क रखा गया। चलें ठीक है, आप करना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेसी से आपको काम लेने होते हैं सियासतदानों को, तो वो उनको खुश करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन ये जो इससे तबकाती फ़र्क आ रहा है हमारे माशरे में वो बहुत ही अलार्मिंग है। देखें एक वक्त में अगर ये सूरत हाल आ जाए कि मेरे पास खाने को हो और दूसरे के पास खाने को ना हो तो मुझसे खाना छीनने की कोशिश ज़रूर करेगा, क्योंकि भूख जो है वो सारे अखलाकियात मिटा देती है। भूख तहजीब के आदाब मिटा, बिल्कुल भूख तहजीब के आदाब मिटा देती है। तो ये सिचुएशन आप उस तरफ ले जा रहे हैं मुल्क को। जो ये बात कर रहे थे अयाज राना कि हमारे जो अफसरान हैं उनको किस किस किस्म की मराद मिली हुई हैं, जिनकी चीफ सेक्रेटरी की बात कर रहे थे आप, मराद जिनकी मैं बात कर रहा था 5,500 अरब रुपए आप देते हैं, वो मराद इन्हीं को तो दे रहे होते हैं। जब आप इनके ऊपर इतनी मराद इन्हें दे रहे हैं, फिर इनकी तनख्वाहों में भी इजाफा, आम आदमी को आप कुछ नहीं दे रहे। आप मुलाजमीन की, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, वो भी 17 ग्रेड से 21 ग्रेड की तनख्वाहों में जो है इतना बड़ा बड़ा इजाफा कर रहे हैं, और आप फिर कहते हैं कि जी मुल्क जो है वो इसी तरह चलते हैं। मुल्क इस तरह नहीं चलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, और आगे भी कोई प्लान नजर नहीं आ रहा। मुल्क बस इसी तरह चल रहे हैं कि IMF के प्लान में जा रहे हैं, वो बजट जो भीख मांग के बना रहे हैं और तैयार कर रहे हैं, उसको जो है वो
मराहत पर और अपनी अय्याशियों में लुटा रहे हैं। आवाम के ऊपर जो है, आवाम के कंधों पर सिर्फ और सिर्फ टैक्स का जो बोझ है वो लगाए जा रहे हैं। थोड़ा, मैं तो कह रही हूँ महीना भर नहीं, इनको 10 दिन इस हाल में रख के आप देख लेंगे, जहाँ पर ना गैस हो, बिजली 18 घंटे बंद हो और जेब में सिर्फ 1000 रुपये का नोट भी कहीं कहीं पड़ा हुआ हो, तो तड़प के मुल्क छोड़ के जाने में तैयार हो जाएं, अपनी कब्रों में जाके लेट जाएं। इनको अंदाज़ा होगा कि अभी किस हाल में आवाम रह रहे हैं। लेकिन बहरहाल बहुत तकलीफ़ होती है और हम चाहते नहीं कि सुबह सुबह इस तरह की बातें करें, लेकिन फिर वही होता है कि जो हालात हैं उनको देख कर जो ना दिल खून के आंसू होता है। वक्फ़ा ले लेंगे, वक्फ़े के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम ज़रा ख़बरों की तरफ बढ़ रहे हैं और ख़बरों में अभी सिंध का जो बजट है वो भी आ रहा है। इससे पहले बजट की बात हो रही थी, वफाकी बजट की बात हो रही है। अभी तो खैर बजट आज आना है फ़हीम भाई, लेकिन पता है कि क्या होगा, कुछ नई चीज़ें, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि बहुत कुछ अच्छा होने जा रहा है। चलें खैर, बहरहाल 400 अरब रुपए जो है वो तालीम के लिए रखे गए। इस दफ़ा सबसे ज़्यादा बजट तालीम के लिए रखा गया है सिंध में, और सेहत के लिए 275, अमन अमान की बहाली के लिए 170, और फिर वही सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें 10%। इस पर बात ना करिएगा। किस पे? क्या हुआ? फिर किस पे बात करनी है? आपने कहा बात नहीं कीजिएगा तो इस पे ना करिएगा। 10% वो वाली ज़बान हमने सीखी नहीं, वो बहुत पिटी हुई। वैसे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। देखिए, बात यह है कि 500 अरब खसारे का बजट है आज सिंध का जो बजट पेश हो रहा है। अब ये खसारे का बजट है तो डेफिनेटली जो है आपको कहीं तो इसको कवर करना होगा, तो मुश्किल साल होगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वफाकी बजट होता है बेसिकली उसका इम्पैक्ट जो है वो ताजिर बरादरी पे और बाकी लोगों पे पड़ता है। जो सूबाई बजट होते हैं इनका आम आदमी पे असर तो होता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं होता। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये देखी जाती है कि 18वीं तरमीम के बाद जो वजारतें या जो शोबे जो है वफाक से सूबों को ट्रांसफ़र हुए हैं उनके ऊपर जो है वो सूबे क्या कर रहे हैं। जैसे आपने खुद ही कह दिया अभी कि तालीम के बजट की आपने बात की, हेल्थ की बात की, लेबर की बात की, ये सब जो है अब किसी हद तक जो है वो सूबाई मसला है। तो इसमें जो है जितना भी पैसा रख दिया जाएगा, अगर हम माजी को उठा के देखें, उससे कंपेयर करके देखें, उसमें हुआ जो काम है उसको उठा के देखें, तो ये 400 अरब भी जो है वो कम है। आपको तालीम को आगे ले जाना है, तालीम को बेहतर करना है, तो आपको अपना सारी चीज़ें जो हैं इसके ऊपर लगा देना होंगी। सिंध में ख़ास तौर पे तालीम के हवाले से ही सिर्फ मैं बात करूं तो आम तौर पे ये ख़बरें आ रही होती हैं कि जो स्कूल जो है वो बंद हो गए हैं, सैकड़ों स्कूल ऐसे हैं जो बंद हैं, बच्चे स्कूल नहीं जाते, स्कूल औताक बने हुए हैं, भैंसों के बाड़े बने हुए हैं। तो ये सारी ख़बरें जो हैं वो वक्तन फ़वक्तन आती रहती हैं। तो इस हाल में मैं समझता हूँ कि 400 अरब रुपए भी कम है। असल इशू जो है सिंध गवर्नमेंट का जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त फोकस है वो तालीम के अलावा वो अमन व अमान होना चाहिए। अमन व अमान का इशू बहुत ज़्यादा है। 170 अरब रुपए आपने उसके लिए रखे हैं। कच्चे के डाकुओं का मसला अभी भी उसी तरह से, और कल तो बड़ी अजीब खबर आई थी कि जो भी बलवानी ताजिर थे जिनको कत्ल किया गया, उनके कत्ल में कच्चे के डाकू मुलव्विस हैं और वो उन्होंने कराची में आकर डिफेंस के इलाके में जो है ये कत्ल किया है ताजिर बलवानी को। तो बलवानी साहब के कत्ल में अगर कच्चे के डाकू कराची में आकर वारदातें कर रहे हैं तो ये आपके लिए और अलार्मिंग है। वो वारदातें यहाँ करते थे फिर वापस चले जाते थे, कितना उनका एक्सेस है, ये सारी चीज़ें जो हैं सिंध हुकूमत के लिए जो है एक चैलेंज है। 170 अरब रुपए से जो है आप कच्चे के डाकुओं को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप कराची में ख़ास तौर पर जो है वो स्ट्रीट क्राइम को कंट्रोल नहीं कर सकते। यहाँ पर जो एक्सटॉर्शन है, यहाँ पर जो किडनैपिंग फॉर रैंसम के वाक़यात बढ़ रहे हैं, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। फिर मैं हमेशा जो एक बात करता हूँ कि नियत होगी तो शायद 170 अरब रुपए में भी कुछ तो हो जाएगा। असल मसला ये है कि आज सुबह ही सुबह जो है, आज आपने बजट पेश करना है और आज सुबह जो है आपकी सेक्रेटेरिएट की बिजली काट दी गई, जिसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट भी शामिल है। क्यों काट दी गई? क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो इलेक्ट्रिक की नादहिंदा है। आपके ऊपर इलेक्ट्रिक के अरबों रुपए के वाजबात हैं, आप वो अदा नहीं कर पा रहे हैं, आप खुद नादहिंदा हैं और आपकी अपनी बिजली काटी जा रही है। तो आप कैसा बजट बना रहे हैं कि आप अपने डिपार्टमेंट्स को भी जो है वो ऐसा माहौल नहीं दे पा रहे कि जिसमें बैठकर उसके अफसरान और एहलकार जो हैं वो अच्छा काम कर सकें। बिजली नहीं है, आज अफसरान जो है वो नहीं पहुंचे सिंध सेक्रेटेरिएट, मुख्तलिफ महकमों के लोग जो हैं वो अपने दफातर में नहीं गए क्योंकि अंदर अंधेरा है। सिंध सेक्रेटेरिएट की तामीर ऐसी है, जब बच्चे अंधेरे में पढ़ के जो है वो एग्जाम्स दे सकते हैं, जब बच्चे गर्मी में तड़पते हुए जो है चटाइयों पे बैठ के पेपर दे सकते हैं, तो इनको भी करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ये मेरे ख्याल से जो है ना, ये वो होता है ना, अल्लाह ताला भी दिखाता है कि आपको, लेकिन ये तो भाग जाते हैं। अब बच्चों ने तो इसी गर्मी में, सड़ी गर्मी में, बगैर पंखों के एग्जाम्स दिए, चटाइयों पे बैठ के जो है वो एग्जाम्स दिए। फुटेजेस हमारे सामने मौजूद हैं, तो ये क्यों भाग जाते हैं? ज़रा फेस कर, कुछ घंटों के लिए करके देख लें। मैं तो कहती हूँ बंद कर देना चाहिए था दरवाज़ा, निकलने नहीं देना चाहिए था।
बहरहाल दिल तो कोड़ता, फिर वही वाली बात, ऐसा बिल्कुल करंट अफेयर की फीलिंग अंदर से निकल आती है, बहुत भगाती हूँ उसको कि यार नहीं करना नहीं करना, गुस्सा नहीं करूँगी, लेकिन क्या करूँ बड़ी। आपने सुबह जो कहानी पढ़ी थी उसका आप वो नहीं ले रही हैं? हाँ, अभी बोला सबक कितना भी कुछ सीख के रहे ना कि अपनी ज़िंदगी में शामिल करें वो, लेकिन कैसे करें इतना मुश्किल है। चले मैं कर लेती हूँ वापस। जी, एक गहरा सांस लें 30 सेकंड तक, आप Inhale खामोश and रहें। exhale। आप बुलाओ लोग यार मुझे मेडिटेशन वालों को बुलाओ, छोड़ो ये कहा इन लोगों को सुबह 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 तुम बजट पे बुला के बिठा रहे। कहिए। बोलूँ? अच्छा, सिंध हुकूमत का कितने साल हो गए भाई इस वक्त? 16वां साल 16वां है। साल है। 16वां बजट दे रहे हैं, कोई नई बात नहीं है इनके लिए। आप लोग इतने अचंभे में ना आए, ये 16वां बजट है उनका और आधी हो पहले भी चुकी रही है। इससे तकरीबन और 16 बजट 30 साल 16 ही हो गए। बजट 16 दे साल रहे तो हैं, ये कंटिन्यू आना है ना, जाना इससे करते हुए पहले भी 30 रहे। साल। कंटिन्यूटी के अंदर 16वां बजट दे रहे हैं। अब आप ये सोचें यहाँ कि तो सोने की सड़कें होनी चाहिए थी। जी, 16 साल Experience में। का जो है ना वो कहने कहते का हैं ना, मकसद ये हाँ, था, बिल्कुल। अगर 16वें साल पहला बजट में जो चीज़ कंटिन्यू, कोई किसी चीज़ में कोई अगर इन्होंने एक कोई मंसूबा ऐलान किया होता हाँ। और वो आज 16वें बजट पे खड़े होके बोलते कि ये पहले हुकूमत का पहला साल था, ये हमारा पहला बजट के अंदर हमारी हुकूमत ने इस मंसूबे का ऐलान किया था और आज वो काम जो है वो तकमील हो चुका, इसके बाद हम ये मंसूबे के ऊपर इतने पैसे लगा रहे हैं, जो हमारे कंटिन्यूटी हमारी चली आ रही है, वो अब मंसूबे आप जैसे हमारे पीछे देखे थे वो चले आ रहे हैं। तालीम का मेयार हमने पूरे पाकिस्तान से सबसे बुलंद तरीन तालीमी सही बात मेयार जो है वो सिंध का हो गया। क्या बात, आप लोग इतने हैरान हो रहे हैं कि ये सिंध हुकूमत का बजट है, वही हम सुनेंगे 20% तनख्वाहों में इजाफा, 10% सूबाई हुकूमत के मातहत आने वाले इदारों के अंदर वही पेंशन्स में इजाफा, वही बातें होंगी 400 अरब रुपए रख दें या 600 अरब रुपए हाँ, रख लगने दें। खर्च कहाँ हैं? कितने किसने हाँ, करने बिल्कुल हैं? ऐसे। फिगर्स देने में ये तो वही जिनको कहते हैं ना फिगर्स का गोरख धंधा है, वो चलता रहेगा, बोलेंगे आएंगे सीएम साहब पढ़ेंगे या फाइनेंस मिनिस्टर पढ़ के चले जाएंगे। कौन पूछता है? आप और मुझे वो जवाब दें हैं? कोई जवाब दे नहीं। बात सही है फ़हीम भाई की, इफेक्टिव क्या है? एफबीआर आपका जो वफाकी इदारा है वो मातहत वफाक के, वो आपके अभी किसी को फ़र्क नहीं पड़, किसी से भी अभी आप जाके बाहर पूछे ना, यार वो टैक्स बढ़ गया आपकी सैलरी के ऊपर, कह रहे अच्छा बढ़ गया, वो ऐसे बात कर। पता कब चलेगा? जब सैलरी में से पैसे कट के जब सैलरी हाथ में आएगी ना 1 माह बाद, फिर जब लोग उछलेंगे पूछेंगे ये क्या हुआ, फिर समझ में आएगी कि बजट क्या था, बजट क्या पेश हुआ, किसकी सैलरी से कितने पैसे कट गए। उसके बाद इनके सरकारी इदारों में जो बड़े बड़े बैठे हैं ना, उनको भी नहीं समझ आएगी, वो भी सोचते रहेंगे शायद छुट्टी कर ली थी, शायद उसके पैसे कट गए, इसलिए जो है ना इतनी तनख्वाह आई। मुझे एक वफाकी फेडरल ब्यूरोक्रेट ने ये बोला कि मैं कितने दिन तक पिछले कई बजट पहले कि मैं ये समझता रहा यार मेरे पैसे कम क्यों हो गए, मुझे समझ नहीं आया कि ये पैसे कम क्यों हो रहे, शायद मैंने कोई छुट्टी कर ली, किसी वजह से कोई फंड कट गया। फिर समझ में आया बात, जब उसने पूछा अपने डिपार्टमेंट से, कह रहे हैं कि भाई वो टैक्स का जो स्लैब था ना वो बढ़ गया, इसलिए आप, ये तो आलम है हमारे यहाँ लोगों का। लोगों को टीवी किसी ने देखा ही नहीं, किसी को पता ही नहीं है कि बजट में हुआ क्या उनके साथ। जब सैलरीज आएंगी उसके बाद जब ये पता चलेगा लोगों को कि कितना कितना इफेक्ट हुआ, जब उनकी बजट जो घर का बजट है उसमें से जब पैसे कम होने शुरू होंगे ना, उस वक्त पता चलता पता भी है। और बहुत सारे लोग अवेयर भी हैं, सोशल मीडिया पे शेयर भी कर रहे हैं बहुत तकलीफ के साथ, लेकिन कर क्या लेंगे? सवाल यहाँ पे ये, फिर वही कर सकते हैं। दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफा कर दिया। जब कश्मीर में जो ये है वो वो चीज़ें वापस हो वो सकती बोलने हैं। वाला था, ये देखें नहीं तो फिर कर कश्मीर सकते जैसे हैं। बने हिम्मत हैं। कार्ड जो आप कह रहे हैं ना, वो हिम्मत कार्ड ये वाला है, निकले अपने हक के पाकिस्तान भी खातिर। उसी शहरक का बदन है जिसे कश्मीर कहते हैं, उसी शहरक का बदन जो है वो फिर इतनी पाकिस्तान है। टॉलरेंस क्यों इस वक्त हम देख रहे हैं सोसाइटी में? देखिए वैसे तो बहुत अदम बर्दाश्त है। बिल्कुल ठीक है आपकी बात, लेकिन देखें ना जब इस तरह की चीज़ें सामने आएँ कि जनाब सिंध वो जो कौमी असम्बली है उसका जो बजट है आपने वो बढ़ा दिया, जो ऐवान सदर है उसका बजट आपने बढ़ा दिया, जो पीएम हाउस है आपने उसका बजट बढ़ा दिया, जो मरात मिलनी है अशराफियों को आपने उनमें इजाफा कर दिया और टैक्स लगाया जाके तनख्वाहदार तबके के ऊपर। तो जाहिर है लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेट होते हैं, लोग कहते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। और मैं जो हमेशा एक बात कहता हूँ जो थोड़ी सी बुरी भी लगती है कि जी आखिर आप इस नहज पे क्यों ले जा रहे हैं कि लोग ये फ़ैसला कर लें कि उन्हें इस मुल्क में नहीं रहना और वो अपने बच्चों को जो है वो कहें कि आप निकल जाओ यहाँ से। आज आप देख लीजिए, आप HEC चले जाएं, आप जो है वो IBC से चले जाएं, आपको वहाँ पर अपनी डिग्रियों की तस्दीक कराने के लिए लाइनें लगी मिलेंगी। क्यों? ये आपका ब्रेन ड्रेन है जो इस मुल्क से बाहर जा रहा है।
वो इसलिए जा रहा है कि उसे यहाँ पर तालीम की सहूलतें नहीं मिलती हैं, हेल्थ की सहूलतें नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर, सबसे बढ़ के लॉ एंड ऑर्डर यहाँ नहीं है। वो कहते हैं यहाँ है क्या, फिर जब पढ़ लें तो डिग्री हासिल भी कर लें तो नौकरी नहीं मिलती। कल यही हुआ कि कल जो है वो मेरे देवर आयरलैंड चला गया, उसके बाद हम बात कर रहे थे उससे, तो उसने कहा कि घर ढूंढ रहा है, अकोमोडेशन चेंज कर रहा था, तो उसने कहा कि मैं जिस घर में जा रहा हूँ, जिसका घर है वो पता है कि 3 फ्लोर पे उसका घर है, मल्टीपल जो है ना उसमें रेजिडेंट्स को कमरे दे देते हैं और वो अच्छे उस तरह से रह रहे होते हैं, स्टूडेंट्स वगैरह जो इंडिपेंडेंट वर्कर्स हैं। तो उसने कहा कि भाभी आपको पता है कि वो जो घर है वो किसका है, आप गैस करें, इतना बड़ा घर है, मेंशन टाइप बना हुआ है। मैंने कहा होगा किसी भाई अमीर आदमी का होगा, बिजनेसमैन होगा कोई, हमारे तो दिमाग में वही चीज़ आएगी ना कि होटल या इस तरह की कोई चीज़ बनाई है। तो वो कहते हैं वहाँ पे जो अंकल हैं वो टैक्सी ड्राइवर हैं। तो मैंने कहा अच्छा टैक्सी चलाते हैं? तो कहने लगा कि वो जो टैक्सी चलाते हैं और दूसरी बात है कि वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन चलाते हैं, और वो कहते हैं मैं बस 8 घंटे 3 दिन टैक्सी चलाता हूँ और उसके बाद जो है वो बस मैं बाकी 3 दिन आराम करता हूँ, 4 दिन आराम करता हूँ। तो आप ये देखें ना कि अगर एक स्किल्ड नॉन स्किल्ड, हमारे यहाँ तो पढ़े लिखे लोगों का जो हाल है वो आप देख लें, तो यहाँ पर तो एक आम आदमी को आपने कहाँ खड़ा किया हुआ है कि वो अपना घर बनाने का तो सोच ही नहीं सकता, कि तो आप कंपैरिजन कर सकते। फिर हम कहते हैं ना दुनिया भर में टैक्सेस हैं तो इसलिए पाकिस्तान में भी टैक्स लगेंगे, तो भाई दुनिया भर में उन टैक्सेस का जो बदला है वो आवाम को खिदमत की सूरत में वापस मिलता भी है, सर्विस की सूरत में वापस मिलता भी है। हमारे यहाँ तो बहुत बुरा हाल है, फैसिलिटीज फ्री, एजुकेशन की फैसिलिटीज फ्री, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन, घर आपको मॉर्गेज पे मिल रहा है, सस्ती जगह मिल रहा है। अभी तो आप लोन लेने जाएं तो 22% तो अभी इंटरेस्ट रेट अभी बढ़ने जा रहा है, तो आप कौन सी बिजनेस के लिए लोन लेने जाएं तो कहाँ, बहरहाल कोई हल्की फुल्की बात कर ले, नहीं है कोई आज हल्की फुल्की बात, ऐसे ही चलेगा, बस सैड रहते हैं नहीं, कोई हल्की फुल्की बात नहीं। डेयरी फार्मर्स और होलसेलर्स ने जो है वो दूध की कीमतों में कमिश्नर कराची आपके साहब पास को सारी राजी इतनी कर लिया। खतरनाक है, उसके बाद आप बोलती हैं हम बोले नहीं, तभी तो कह रही हूँ कि नहीं आज कुछ नहीं है, आज सब कुछ ऐसा ही है। बस फिर आप बस तो फिर ऐसा हुआ कि वो भैंस ने कहा कमिश्नर कराची से कि जी मैं जो दूध देती हूँ वो जो है थोड़ा सा महंगा कर दें, क्योंकि चारा जो मुझे मेरा मालिक खिलाता है वो महंगा हो गया है। हाँ। तो कमिश्नर कराची के दिल में भैंस की इस बात उसमें घी का तड़का नहीं है। हाँ, तो थोड़ा सा कमिश्नर तड़का लगा कराची के को उन भैंस की ये बात जो है वो बहुत ही उसके दिल को लगी, और उसने जो है नागवारे खातिर उसने जो है वो 20 रुपए इजाफा कर दिया। फहीम भाई के सर पे बजट सर चढ़ के बोल रहा है और जो है दिमागी तवाज़ुन इसका खराब हो चुका है, पानी वापस डाल, नहीं चुप हो जाए, ब्रेक लेंगे, ब्रेक लेने दें मुझे भाई, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खबरें आपने सब हुई घटिया तरीका। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जाने से पहले हम बात कर रहे थे दूध की कीमतों में इजाफे के हवाले से। बड़े दिन तक ये बहस चलती रही, लेकिन आखिरकार कमिश्नर कराची ने ही घुटने टेके। अयाज क्यों, क्या मामला है? देखें काफ़ी अरसे क्या ये तो अस खुद पैसे बढ़ा चुके थे दूध वाले, 200 रुपये का जो नोटिफिकेशन था मजबूरन उनको अपनी वेबसाइट से कमिश्नर कराची को डिलीट करना पड़ गया। उसके बाद कैसे ऐसा कैसे हो गया? क्या रेट 200 रुपये सही नहीं है? नहीं, उनका कहना ये है कि वही अभी जो हम पहले बात कर रहे थे कि उनको इस वक्त उनकी जो लागत, जिसको वो ये बोलते हैं कि लागत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से उनको अब उस फारे में नहीं आता। उनका मार्जिन, रिटेलर्स का मार्जिन रोते हैं कि हमारा मार्जिन कम है, डेयरी फार्मर्स बोलते हैं हमारी लागत ज़्यादा है तो हम इस कीमत में अब नहीं बेच सकते। लेकिन बात वही आ जाती है कि भाई आप दूध के अलावा और भी तो चीज़ें बेचते हैं, कुछ तो कहीं तो हमें सांस लेने दें। वफाकी वज़ीर बोलते हैं डब्बे का दूध जो है वो अशराफिया पीती है, वो उसकी कीमतें कहाँ चली गई। ये वाला दूध अभी बजट आया नहीं कि 20 रुपये एक साथ, पत्नी किस चीज़ का। ये बकरा ईद से सब फ़ायदा उठा रहे हैं कि आवाम का इस वक्त डाइवर्जन जो है वो बकरे गायें और उसकी चीज़ों में लगा हुआ। ये पीछे जिसका जो मन चाह रहा है इस वक्त हुकूमत तेज़ी से जो है अपनी काम निपटाने पर लगी हुई, क्योंकि कौम का इस वक्त ध्यान किसी और तरफ लगा हुआ है। वो अपने काम लगे हुए कि बस जल्दी जल्दी बजट भी दे दो, कीमतें भी बढ़ा दो, ये भी कर दो। अब भाई आपका मार्जिन बढ़ गया, ये बात शाकिर उमर गुज्जर आज से नहीं, तकरीबन जानते होंगे कि ये बात आज से नहीं बोल रहे, कब से ये बोल रहे हैं कि 300 रुपये लीटर पे दूध होना चाहिए। अरे भाई क्यों 300 रुपये लीटर? आपके दूध की वो म्यार तो दे दो ना यार, 300 रुपये लीटर वाला। आप क्या चाहते हो? आप बोलते हो मेरी गारंटी है कि मेरी तरफ से दूध में मिलावट नहीं है। भाई आपके बाद रिटेलर के से पहले जो होलसेलर है वो भी तो बीच में लोग हैं, होलसेलर के बाद फिर रिटेलर है, उसने भी मुनाफा कमाना है। वो दूध की क्वालिटी वो होती नहीं है, पैसे आप बढ़ाए जा रहे हो। क्या आप लोग इस कौम के साथ करना चाह रहे हैं, ये बात समझ में नहीं आ रही। आपने 210 रुपये का दूध
कब से बेच रहे हैं ये, उनको ये कमिश्नर कराची को नज़र नहीं आ रहा था। बोल बोल के थक गए कि भाई वो 210 रुपए में दूध फरोख्त हो रहा है, 220 रुपए में जिसका दिल चाह रहा है वो बेच रहा है। कोई पहले भी सब ऐसे ही हो रहा था, अब उन्होंने मजबूरन 220 कर दिया और अभी बोला अगले 4 महीने बाद दोबारा बढ़ाएंगे। ये साफ वाजे उन्होंने बोल दिया कि हम 4 से 6 महीने इंतजार करेंगे, उसके बाद मजीद इजाफा चाहिए हमें, हमारी लागत बढ़ती जा रही है। भाई क्या लागत बढ़ जाती है, भैंस ने चारा ज्यादा खाना शुरू कर दिया, वही भैंसें हैं आपके पास। चिकन प्राइसेस में भी वही लोग होलसेलर्स ये बोल रहे होते हैं कि चिकन की भी फीड महंगी है, कॉस्ट बढ़ गई है, पेट्रोल महंगा है, बेच देना, अपना कारोबार खत्म नहीं करते। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। इंडस्ट्री वाले रोते रहते हैं, भाई एक इंडस्ट्री दिखाते हैं जो बंद हो गई, वो लाके हमें बता दें। कराची साहब की भी उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता, ना सब्जियों के रेट्स पर, ना फ्रूट्स के, ना किसी चीज़ पर, तो कहाँ से होगा। नए माली साल के बजट में सोलर के जरिए मुफ्त बिजली फराहम करने की भी तजवीज़ दी गई है फ़हीम भाई। इससे पहले इलेक्शन कैंपेन्स में हमने देखा था पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया था और उसमें कहा था कि पहले 100 यूनिट और फिर 300 यूनिट मुफ्त दिए जाएंगे। लग रहा है आपको अमल दरामद होगा इस पर? जी, क्या कुछ कह रही हैं आप? पुरानी बातें कर रही हूँ फरवरी की, जो आप फरवरी की बातें कर रही हैं सोलर फरवरी सही बोला है आपने। हाँ, फरवरी की जो आप बातें कर रही हैं तो वो फारी हो गया है। तो देखें ये एक अच्छी स्कीम थी। बिलावल साहब ने जो है वो इलेक्शन से पहले जो है इसके ऊपर कई व्लॉग्स भी किए लोगों के साथ और चैनल्स पे बैठ के बात भी की कि हम बिजली जो है वो फ़ी यूनिट 300 यूनिट तक जो है वो फ्री देना चाहते हैं। उस वक्त बड़ी इसके ऊपर बात हुई कि जनाब एक तरफ बिजली जो है वो इतनी महंगी की जा रही है, दूसरी तरफ 300 यूनिट तक देने की बात कर रहे हैं। तो पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि उस वक्त से ही कुछ होमवर्क तो शुरू कर लिया था, ऐसे ही बिलावल साहब ने उस वक्त नहीं कहा था। अब हमें जो इस सोलर के हवाले से बहुत ज़्यादा फोकस नज़र आ रहा है कि सोलर के ज़रिए सोलर पार्क कायम करके और जो कल कैंजर के हवाले से जो फ्लोटिंग सोलर का जो वो एक मुआहदा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली जो है वहाँ पर कश्तियों के ज़रिए वो इस तरह का वो फ्लोटिंग करना चाह रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो चूँकि एक खुला एरिया है, बिजली वो सूरज की जो शुआएँ हैं वो वहाँ पे जो है वो ज़्यादा वाज़े मिल सकती हैं, तो वहाँ पर वो एक बिछाना चाह रहे हैं इस तरह का कुछ। तो खैर वो एक इम्पॉर्टेंट होगा। उससे अगर आपको 300 यूनिट तक आप ले गए लोगों को फ़ी यूनिट बिजली फ्री करने में, तो मैं समझता हूँ कि वो एक अच्छा इक़दाम होगा। और एक अच्छी चीज़ जो कल के बजट में, वफाकी बजट में भी थी परसों के, वो ये कि आपने सोलर प्लेट्स के ऊपर जो है वो टैक्सेस नहीं लगाए हैं। उसको जो है वो इसका मतलब है कि मज़ीद जो है वो अभी सस्ती होंगी। तो मुझे ये लग रहा है कि हुकूमत चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या वफाक में मुस्लिम लीग नून की हो, वो सोलर के हवाले से जो है वो थोड़ा सा उनके जहन में कुछ आ गया है। या तो मैं वो जो दूसरी बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन होता भी है बाज़ औक़ात के एक वक्त में जो है वो हेलमेट पहनने पे पाबंदी लग गई थी, तो पता ही चला बाद में कि जी फ़लाँ वज़ीर की फ़लाँ दोस्त ने जो है वो हेलमेट बाहर से मंगवाए थे, इसलिए जो है वो हेलमेट के ऊपर पाबंदी लगा दी गई कि पहनना लाजमी है। तो इस दफ़ा हो सकता है कुछ सोलर प्लेट्स किसी और ने मंगवा ली हों और मंगवा के रख ली हों, तो इसलिए जो है वो उसके ऊपर इस तरह से किया जा रहा है। लेकिन जो भी है, मुझे ये लगता है कि सोलर के ज़रिए लोगों की ज़िंदगी किसी हद तक आसान की जा सकती है। बिजली के मामले में तो कम अज़ कम ये मुमकिन है, तो ये आप कर जाएँ। लेकिन नेट मीटरिंग वाला जो मामला है वो इससे जुड़ा हुआ है, उसके हवाले से आपको आवाम को रिलीफ देना होगा। अगर आपने वहाँ आवाम को रिलीफ नहीं दिया तो फिर सोलर का कोई फ़ायदा नहीं है। होल्ड पे चला गया ना नेट मीटरिंग वाला, वो हुआ नहीं। बाहर ये केंजर लेक जो सोलर पावर है, ये आपका इस बारे में क्या जाना राय है यार, ये कैसा मंसूबा रहेगा? मुझे नहीं लगता ये कामयाब हो सकेगा। या लगी हुई जो होती हैं चीज़ें वो नहीं चल पाती इनसे, तो फ्लोटिंग वाला कौन उसकी केयर करेगा? मेरे कंसर्न वो हैं जो एक आम शहरी के हो सकते हैं कि भाई आपने कश्ती पे लगा के उसको फ्लोटिंग कर दिया। हाँ सही है, आप धूप को, उस फ्लोटिंग का मतलब ये कि सूरज जहाँ जहाँ उसकी डायरेक्शन जा रही है वो आखिरी वक्त तक जितना सूरज है उसको अवेल करना चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने उसको फ्लोटिंग रखा है। लेकिन दुनिया में अब टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है। बॉल शीट्स की तरह, बॉल की तरह की अब ऐसे सोलर पैनल्स आ गए हैं कि वो चारों गोल होते हैं, जहाँ से भी सूरज घूमेगा, जिस तरह से घूमेगा उसके ऊपर रोशनी पड़ेगी। वो भी तो आ गई ना कि हम तो ये पैनल्स लगा रहे हैं, वो शीट्स भी तो आ गई हैं। शीट्स ज़मीन पे बिछाने वाली शीट्स है। बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी चेंज है। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जब दुनिया में जो चीज़ कचरा होने लगती है, तो जो कचरा बच जाता है, वो कहते हैं यार दुनिया में ऐसा कौन सा मुल्क है जहाँ भेज दें, तो वो कहते हैं यार ये 23 करोड़ आवाम का शहर है, यहाँ पे लोगों के पास पैसा भी बहुत है, यहाँ भेज दो। ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, टेक्नोलॉजी जब आएगी ये लोग ख़रीद लेंगे। वही जो मैंने आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि चाइना के यहाँ टेक्नोलॉजी चेंज हुई, इंडिया ने उनसे इंपोर्ट बंद की, यूरोप ने उनसे इंपोर्ट बंद की। यहाँ उन्होंने कचरे के भाव में यहाँ पे सोलर पैनल्स यहाँ पे भेज दिए हैं, जो कि अब ये टेक्नोलॉजी दुनिया से ख़त्म होने जा रही है। अब इसके लिए हमारे यहाँ अब भी
एक गरीब आदमी के लिए सोलर पैनल लगाना इतना आसान नहीं है, उसकी कीमत है अभी भी, क्योंकि अच्छा, उसके अलावा शीट आप सस्ती कर दें, लेकिन उसके साथ जो मेन कंपोनेंट है वो है इन्वर्टर। उसकी अच्छे इन्वर्टर की कीमत भी आज भी लाख से 1.5 लाख रुपए और है। फिर बैटरी वो भी लगानी फिर पड़ती वो है, लोड शेडिंग का भी बैटरी चक्कर की है। भी अभी एक सोशल मीडिया पे कि वो चाइना बनाए, अरे भाई जब बनाएगा, जब वो सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी खबरें आ जाती हैं, हमने पूरी बैटरी वालों को खंगाल दिया। भाई कौन सी ऐसी बैटरी आ गई जिसके अंदर आधी कीमत कहते हैं भाई हमारे पास तो ऐसी कोई बैटरी, ना पैसे कम हुए ना कोई ऐसी बैटरी है। अब वो जब आप खबर के पीछे ढूंढो शीट्स आ गई हैं पाकिस्तान में, अभी नहीं आई। अभी इसी के अंदर जो ग्रेडेशंस हैं वो आ रहे हैं इनके। इसके अंदर जैसे पहले 560 थे, 580, तो अब 600 तक की वोल्टेज वॉट्स की जो है वो शीट्स हैं। इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, लेकिन अभी वो टेक्नोलॉजी आने में, क्योंकि वो थोड़ी अभी एक्सपेंसिव है, लोगों को सस्ती बिजली चाहिए, तो इसलिए इस तरह का काम। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब एक खबर हमारे पास ये भी है, कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी ने खारदर पुलिस चौकी लाइब्रेरी का इफ्तिताह कर दिया है। और फ़हीम भाई ढूंढ ढांड के मैंने कहा चलें इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, खारदर की ये तारीख़ी पुलिस चौकी है जिसका कल इफ्तिताह किया गया है, और खारदर का इलाका जो है वो ओल्ड सिटी एरिया में शामिल है, और उस हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये तिजारती कारोबारी मरकज़ है। वहाँ पर ये चौकी जो है वो एक तरह से रिनोवेट हुई है, और कमिश्नर कराची से इफ्तिताह कराने का मतलब यही था कि पुलिस और इंतज़ामिया के दरमियान एक अच्छा नज़र आए कि जनाब लाइजन है। तो बस इस हद तक ही है ये ख़बर। मैं समझता हूँ कि चौकी कायम होने से ना तो खारदर के आवाम को जो बराबर में ही हमारे लियारी से आने वाले भत्ते के मामलात हैं उनको कंट्रोल करने में कोई मदद मिल सकेगी, और ना ही जो महंगाई के ऊपर कोई कमी आएगी, ना ही वहाँ दूध सस्ता मिलने लगेगा, ना ही वहाँ कीमतें जो हैं वो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट के मुताबिक मिलने लगेंगी। मज़ा तो तब हो कि कमिश्नर कराची साहब जो हैं इस चौकी से ये तय करा लें कि जनाब जितना खारदर का एरिया है वहाँ पर जो कमिश्नर साहब के वेबसाइट के ऊपर जो जो कीमतों के रेट लिखे हुए हैं उनके मुताबिक चीज़ें मिलेंगी, तो मेरा कमिश्नर कराची साहब को सलाम होगा। कमिश्नर कराची के रेट तो हम यहाँ पे दिखाते हैं ना अक्सर सब्ज़ी के और बाकी सब चीज़ों, अगर अभी दूध पे भी बात कर ली कुछ नहीं होता, बिल्कुल सिवाय बात होंगे। तो अयाज कह रहे हैं कि पौधे वौधे भी लगाएंगे, सेटिंग एरिया भी वहाँ पे बनाया जाएगा। बनाए जी, हम तो वो बड़े अब बना लें, पौधे भी लगा लें, बिठा लें, लोगों को बुला लें, बैठ जाएंगे, वही फिर उजाड़ भी देंगे। कौन सी कोई ऐसी चीज़ है भाई रहने दे, हम लोगों से ना हो पाएगा। माल का हाल दिखा दे आप, छोड़े दिखाएं। माल का हाल भी नहीं आ रहा, वो भी कह रहा है मैं नहीं आ रहा, आज डॉलर नहीं दिखाएंगे वो लोगों है, हमारे पास नहीं है। अरे उसका क्या हुआ, शारा फैसल की ब्यूटिफिकेशन हो रही थी कोई बहुत अरसे से, वो कहाँ दीवार खड़ी हो गई, उस पर रोगन नहीं हुआ। डॉलर बढ़ रहा है वही 280 और सऊदी रियाल नीचे आ रहा है 73.55। वो कल क्या खबर थी अयाज कि जिन्होंने डॉलर रख लिए उनको बड़ा झटका, ये वो मैंने एक तो मसला ये यूट्यूब पे जो थंबनेल्स है ना वो भी बड़ा साफ है। आप लोग अच्छा नहीं मुझे खबर नहीं बोले इसको आप, देखिए ये खबर नहीं है, ये खबर नहीं है, ये व्यूज बढ़ाने के लिए शोशा छोड़ा है। मैंने आपको क्या कहा, यूट्यूब थंबनेल, मैंने ये नहीं कहा खबर थी। मैं इतना तो डिफरेंशिएट कर ही सकती हूँ। आपने सबसे पहले बोला क्या खबर थी अयाज, वो आपने बोला कि नहीं बोला? भाई माफ कर, मैं बहुत वेरी गुड लिस्नर हूँ मैं। आज अंदाजा हो गया आपका मुझे। अच्छा क्या था वो चक्कर? कुछ भी नहीं है, बस ऐसी शोशा। भाई उन्होंने बोल दिया कि हम डॉलर 180 तक ले जाने की बातें कर रहे हैं, 180 पे था, वहाँ चला गया। वो लोग एक बात उठा लेते हैं, पिक कर लेते हैं वजीर खजाना की, उसको बना के चलाना शुरू कर देते हैं, बस। और ये वाला टैलेंट जो है ना वो मुझे भी चाहिए ताकि फ़हीम भाई का तो यूट्यूब ताकि चैनल चल रहा है, फ़हीम भाई की यूट्यूब पे वीडियोस के व्यूज़ आ रहे हैं, अपना तो चैनल ठप पड़ा है बहरहाल। लेकिन जो है बात यह है कि वक्त कम है, वक्त जो है ना होता नहीं है, तो इसलिए नहीं कर पाते। लेकिन हाँ, ये झूठी झूठी खबरें बनाने के लिए बड़ा स्टैमिना चाहिए। फ़हीम भाई अपनी खबरें बाउंस होती हैं। देखिए, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहाँ फिर जिम्मेदाराना सहाफ़त होती है। जो यूट्यूबर्स हैं वो एक तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये कि यूट्यूबर्स आमतौर पे सहाफ़ी नहीं होते, वो किसी ना किसी खबर को उठा के जो है उसके ऊपर खेलने की कोशिश करते हैं। फिर ये भी है कि जो कुछ अर्से पहले जो पाकिस्तान में मीडिया के ऊपर एक जवाल आया था, उसके नतीजे में जो कोई 5000 के करीब हमारे मीडिया वर्कर्स जो मुख्तलिफ इदारों से निकाले गए, उन्होंने भी अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। तो वो वही जो राना ने भी बात की कि थंबनेल जो है यूट्यूब की दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट तरीन एक आइटम होता है।
अब वो थंबनेल के ऊपर वो कुछ ऐसा लिख देते हैं कि जनाब आप उसके ऊपर क्लिक कर लें, आप उसको देख लें, वो व्यूज़ के चक्कर में सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन उससे जो है डेफिनेटली लोग जो हैं वो डाइवर्ट हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि जो लोग सहाफ़त करते हुए यूट्यूब पर आए हैं, जिन्होंने नहीं की उनका तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जो लोग सहाफ़त करते हुए जैसे मोहसिन है, तनवीर है, हमारे साथी रिपोर्टर्स में से भी गए हैं, तो वो फिर भी कुछ ज़िम्मेदाराना काम कर रहे होते हैं। लेकिन बहरहाल हर किसी की देख के अंधी तकलीद करके उसको प्ले करके देख के और यकीन न कर लिया कीजिए, क्योंकि अभी बहुत सारा जो है ना वो इसके ऊपर भी चेक एंड बैलेंस होना बाकी है। वक्फ़ा लेंगे, वक्फ़े के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। शुक्रिया फ़हीम भाई और अयाज़ राना आपका। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हमारे पास जो सेगमेंट है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जब ओकेजन्स आ रहे होते हैं, चाहे वो ईद हो, बकरीद हो या किसी की सालगिरह हो, कोई और ओकेजन हो, कोई पास आउट कर रहा हो, आजकल तो हम देख रहे हैं कि हर चीज़ को बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है और उसके लिए यूनिक आइडियाज़ ढूंढे जाते हैं कि जनाब कैसे जो है ना वो पैकेजिंग की जाए, गिफ्ट तैयार किए जाएंगे, वो प्यारे भी लगें, यूनिक भी लगें और अच्छा। अभी इस वक्त जो रिवाज है वो ईदियाँ जा रही होती हैं, आ रही होती हैं ईदी से पहले। वैसे मीठी ईद पे ज़्यादा होता है, लेकिन इस दफ़ा मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ में देखा है कि जो है वो बकरीद पे भी ईदियाँ गई हैं और बड़ी अच्छी अच्छी पैकेजिंग के साथ गई हैं। तो आइए ज़रा आज कुछ आइडियाज़ लेते हैं और आइडियाज़ शेयर भी करते हैं आपके साथ कि कैसे जो है वो अपने गिफ्ट्स को यूनिक बना सकते हैं, खूबसूरत बना सकते हैं, उनकी पैकेजिंग पे किस तरह से काम कर सकते हैं। तो इस हवाले से हमारे साथ रहमा मौजूद है, वो हमें बताएंगी कि क्या क्या काम करती हैं, किस तरह से करती हैं और इस वक्त क्या जो है ना वो किस तरह की पैकेजिंग चल रही है। वेलकम टू द शो रहमा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड, हाउ आर यू? अल्हम्दुलिल्लाह। रहमा, ये बड़ी प्यारी प्यारी जो है ना वो पैकेजेस दिख रहे हैं मुझे, तो किस किस तरह के जो है ना वो गिफ्ट रैप्स करती हैं और बास्केट्स भी बनाती हैं, क्या क्या करती हैं, बताएं अपने बारे में। एग्जैक्टली, फर्स्ट लेट मी क्लियर दिस थिंग दैट जो हमारा पेज है रिड्स रोमियो क्रिएटिव्स, बेसिकली वी टू सिस्टर्स, हम दो जो है सिस्टर्स मिलकर इसमें वर्क करती हैं, काम करती हैं, बट शी इज़ बिजी विद सम अदर स्टफ, दैट्स व्हाई शी इज़ अनएबल टू कम हियर। तो मैं ही यहाँ पे सारा रिप्रेजेंट कर रही हूँ। हमारे बिज़नेस का ये सीन है कि जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें जो भी प्रोडक्ट्स हो गए आपकी, जैसे आपने भी कहा बास्केट्स, बॉक्सेस, जितने भी गिफ्ट आइटम्स हैं, हमारा वर्क बेसिकली ये है कि उसको बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ जो है वो बहुत इमोशंस के साथ उसको जो है वो आगे डिलीवर करना बेसिकली। तो वी हैव लॉट्स ऑफ स्टफ अकॉर्डिंग टू मतलब जो ये इवेंट्स टू इवेंट्स वेरी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल बकरीद के लिए हमारे पास डिफरेंट स्टफ्स हैं, ईद के लिए हमारे पास ईदियाँ होती हैं और एनवलप्स होते हैं, ईदी एनवलप्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स, बर्थडेज, एनिवर्सरीज, इसके लिए हमारे पास बहुत सारा स्टफ़ होता है जो कि लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं बेसिकली हमसे कि हमें इस तरह की चीज़ चाहिए। इट्स ऑल अबाउट द पीपल्स नीड कि आपको किस तरह से करवाना है। अभी ईद उल अज़हा के हवाले से क्या है, वहाँ पर भी एक को नज़र आ रहा है, वो क्या है ईद उल अज़हा? बेसिकली दिस इज़ अ फ्रेम, ये तो हमारे पेज को जो है वो प्रेजेंट कर रहा है रिड्स रोमियो क्रिएटिव्स, और यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है टॉपर्स रखे हैं बेसिकली। ये जो है आजकल पिक्चराइजेशन का इतना दौर है, तो जो भी सेलिब्रेशंस होती हैं, गेट टुगेदर होता है, तो उसमें ये जो है वो शो किए जाते हैं। आपके डोनट्स हो गए, कोई कप केक्स हैं, तो उस पर इसको स्टिक किया जाता है, टॉपर्स लगाया जाता है। सिमिलरली देयर इज़ अ बॉक्स कि अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, किसी को भी गिफ्ट कर सकते हैं। बहुत इसमें आप ज़रूरी नहीं कि बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट रखें, बेसिकली सारी चीज़ इसकी पैकेजिंग होती है। आप कोई भी इसमें नॉर्मल जो भी यूज़ का होता है, कोई एसेसरीज हो गई, ज्वेलरी हो गई, या कोई भी चीज़ प्रोडक्ट्स आप इसमें रख के इसको अच्छे से सेव कर सकते हैं और फिर इसको गिफ्ट कर सकते हैं। सही। अभी आप कुछ बनाने भी जा रही हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कुछ थोड़ा सामान रखा है, क्या बना रही हैं? एक्सप्लोजन बॉक्स जो आप अपनी फ्रेंड्स को या किसी को भी बहुत बनाएंगी, या बन जाएगा इतनी जल्दी? बनाएं, I'll स्टार्ट try करें। my best. Okay. I'm using a red card sheet. इस पे टेबल चाहें तो करीब कर लें ताकि आपको प्रॉब्लम हो, उसको करीब कर लें आप। हाँ, इसमें चॉकलेट्स भी ऐड करते हैं। इफ़ यू डोंट गेट द टाइम तो मैं चॉकलेट्स ऐड करके नहीं दिखाऊंगी, जस्ट आप इसकी प्रोसीजर आप ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली ये 15 सेंटीमीटर्स के हिसाब से मैंने जो इसको पूरा है कट किया है। नाउ मैं इस पर जो है क्रीज दे रही हूँ ताकि हम इसे कट कर सकें। इट्स अप टू यू कि आप इसकी कोई भी मेजरमेंट्स रख सकते हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि कभी छोटा बनता है, जाइंट बॉक्स ही बनता है कि उसमें इवन पूरे टेडी बियर्स आ रहे होते हैं। हाँ, वो बड़े साइज का भी होता है तो और छोटे साइज का भी होता है। इट्स ऑल अबाउट द क्लाइंट्स नीड कि उन्हें कैसा चाहिए। बट ये कि इस तरह की चीज़ों की डिमांड आजकल इसलिए इतनी ज़्यादा है क्योंकि कोई भी ये चीज़ प्रेफर नहीं करता कि हम नॉर्मल चीज़ खरीद के जस्ट वैसी गिफ्ट करते हैं। असल में क्या हो जाता है कि जैसे अब हम लोग हैं, अब शादियाँ हुए, टाइम हो गया है 5-5, 6-6 सालों का, अब वो पता है क्या लग रहा था यार, अब तोहफे भी सारे दे दिए, अब क्या देना है समझ नहीं आता। तो अगर कुछ यूनिक करके आप दे रहे हैं, परफ्यूम दे रहे हैं, रिंग दे रहे हैं, कपड़े दे रहे हैं, टेडी बियर दे रहे हैं, तो वो एक यूनिक आइडिया के साथ वो थोड़ा डिफरेंट और वो अट्रैक्टिव हो जाता है कि चलें आप कुछ और नया करते हैं। इसलिए जो है ना ये चीज़ें ज़्यादा इस वक्त, हालांकि ईदियाँ हमेशा से जाती हैं, लेकिन अब देखें कितनी इनोवेशन यूनिक आइडियाज़। एग्जैक्टली।
अब यहाँ पे मैं जो उसके ऑपोजिट 4 कॉलम्स को जो वो कट करूँगी फर्स्टली। सही। तो ये आपने कहाँ से सीखा है ये सब आर्ट एंड क्राफ्ट? ये शौक है आपका या कहीं से सीखा है? नहीं, कभी सीखा नहीं, ना कोई प्रॉपर क्लासेस ली, बस शौक था और स्टार्ट किया, थोड़ा बहुत करते करते फिर यहाँ तक आ गए। बेसिकली बिजनेस स्टार्ट नहीं करना था, ये मेरी सिस्टर हिदा का आइडिया था कि इफ़ यू आर डूइंग गुड, इतने अच्छी तुम्हारी क्रिएटिविटी है, तुम बनाती हो, तो व्हाई शुड नॉट वी स्टार्ट अ बिजनेस। उसका स्टार्टिंग से ही जो वो बिजनेस माइंड था, लाइक कि नहीं बस कुछ ना कुछ करना है। सो फिर हमने ये स्टार्ट कर दिया। ऑर्डर्स वगैरह कैसे आ रहे हैं? चल रहा होता है अच्छा? लोगों थ्रू को पसंद इंस्टाग्राम, है? थ्रू फेसबुक्स, और कुछ तो ऐसे रेगुलर मतलब क्लाइंट्स हो गए हैं हमारे इतने टाइम में कि फिर वही हमें ऑर्डर कर रहे होते हैं। लाइक उन्होंने जो है ऐसे क्लाइंट्स भी हैं हमारे पास जो इंगेजमेंट के उन्होंने अपने ऑर्डर्स दिए थे और नाउ अब वो एनिवर्सरी तक के हमसे ऑर्डर्स बना रहे होते हैं माशाल्लाह से। समटाइम्स बेबी अनाउंसमेंट बॉक्सेस, फर्स्ट बर्थडे, तो इतने रेगुलर क्लाइंट्स भी जो है हमारे हैं। सही। और ये सिर्फ कराची का नहीं है बल्कि थ्रू आउट द पाकिस्तान, और हमने कुछ आउट ऑफ द कंट्री भी जो है वो ऑर्डर्स डिलीवर किए हैं। खराब तो नहीं होते जाते जाते कि दब जाए, टूट जाए बॉक्स वगैरह ऐसा? नहीं, वो बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। दबने की बात तो ऐसा है, कभी कभी इन द सिटी भी हो जाता है ये वाला सीन। फिर क्या करते होंगे? फिर तो कंप्लेन आ जाती होगी आप में? वो फिर ज़ाहिर उसके हिसाब से डिपेंड करता है, कभी रिफ़ंड करना होता है तो हम वो कर लेते हैं, और अगर हमारी गलती नहीं होती ऑब्वियस तो फिर उसको हम टैकल कर लेते हैं चीज़ों को डिफरेंट वेज़ में। अगर कोऑपरेटिव होते हैं लोग, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ हमारी मिस्टेक नहीं है, किस एंड से नुकसान हुआ है वो ठीक हो सकता है, नहीं हो सकता समटाइम्स। और बहुत पैराशूटेबल आइटम्स होते हैं, जैसे बलून्स हो गए, इस तरह के आइटम्स क्या होते हैं, क्लाइंट खुद हम इतना भी फिजिबल कर देते हैं कि यू कैन पिक इट बाय योरसेल्फ, तो वो खुद आके भी पिक कर सकते हैं। वो ज़्यादा अच्छा है, कम से कम खराब नहीं होगा। वो खुद जो है फिर वो अपने जो है आप क्या करेंगे इसमें? अब इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए मैं बैकग्राउंड पे इसके टैग शीट ऐड कर रही हूँ। यहाँ मैं रेड कलर यूज़ कर रही हूँ, यू कैन यूज़ एनी कलर अकॉर्डिंग टू द थीम। पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं आप, अगर किसी स्पेसिफिक यूनिक बेबी को देने, बच्चों को देने, तो आप कलर जो है वो डिफरेंट यूज़ कर सकते हैं। ये क्या चीज़ है कोन में? बेसिकली दिस इज सेमेंटिक्स। इससे मैं जो जितना भी सारा हमारा पेस्टिंग वर्क होता है वो करते हैं। ये बहुत फर्स्ट थिंग इज़ वेरी बजट फ्रेंडली, और फिर इसको बहुत इजी टू यूज़ है। एज यू कैन सी इसको जस्ट कोन की तरह आप यूज़ कर लें, और बहुत अच्छी इसकी जो है वो ये कोन में ही मिलता है या आपने बनाया हुआ है इसको? नो, ये कोन में भी मिलता है और अलग से भी मिलता है बॉक्स में। बेसिकली दिस इज सेमेंटिक्स, इफ़ यू कैन सी दिस इज सेमेंटिक्स बेसिकली, लेकिन इसको कोन में किया हुआ है ताकि बहुत ईजिली जो है यूज़ हो सके। पेस्टिंग तो इससे आराम से हो गई। एग्जैक्टली, नॉट ओनली पेपर बट लेदर, वुड, बहुत सारी चीज़ें जो है इससे अच्छे से पेस्ट हो सकती हैं। और होती तो और भी बहुत अच्छी है, बट आई वुड सजेस्ट कि ये यूज़ करें, क्योंकि स्टिकू और बाकी सब में वो एक वायर एक वो हो जाती है, थोड़ा सा मैस हो जाता है, तो इसमें ये वो मैस नहीं होता। आप देखें कितनी इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं आराम से, और आप कर रहे हो। एग्जैक्टली। और एक्स्ट्रा भी नहीं है ना, बिला वजह का ज़ाया भी नहीं हो रहा, ना निकल रहा, ना हाथों को गंदा कर रहा है, ना कुछ। दूसरी ग्लूज में ये थोड़ा सा होता है। जो टैग शीट्स होती है बेसिकली, ये तो हम वैसे सारा हैंडमेड होता है चीज़, लेकिन हमें प्रिंट करवाते हैं। तो ये अकॉर्डिंग टू जो भी चीज़ें होती है, इसी कंपोजिंग, फॉर एग्जांपल जैसे टॉपर्स रखे हुए हैं, तो ये भी हमें जो है वो चीज़ खुद से पहले कंपोज करनी होती है। ये नहीं कि सिर्फ हैंडमेड है। तो ये वर्क भी कौन करता है? ये मेरी सिस्टर करती हैं। ये वाला वर्क बेसिकली सारा उनका था, वो खुद डिज़ाइन करती हैं। हम अपना डिज़ाइनिंग, कंपोजिंग सारा वर्क जो है वो खुद ही करते हैं। ये रेस्ट 2 पीसेस है, यहाँ मैं ब्लैक लगा देती हूँ। रेड और ब्लैक का कॉम्बिनेशन थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे इसके साथ ये यूज़ कर रही हूँ। कंप्लीट कर लें सब जल्दी से। ओके। अच्छा, ये तो साथ साथ बन रहा है, लेकिन ये जो फ्रेम यहाँ पर रखा हुआ है, और ये क्या है? ये कुछ नज़र आ रहा है मुझे। यस, दिस इज़ अ निका फ्रेम। अच्छा, यू नो दिस इज सो ट्रेंडिंग नाउअडेज। हर किसी को आप बहुत अच्छा गिफ्ट भी कर सकते हैं। बेसिकली ये ब्राइड एंड ग्रूम सिग्नेचर्स करके अपने वॉल पे हैंग करते हैं। अरे वाह! तो ये एक मेमोरेबल चीज़ बन जाती है फॉर निका। लाइक पिक्चर्स तो आप नहीं वॉल पे पेस्ट कर सकते, आपको नमाज पढ़नी होती है लाइक रूम में, तो वो अगर आपको वॉल पे ये हैंग करना है तो दिस इज़ द परफेक्ट थिंग। और ये एक बेस्ट गिफ्ट भी है। ये नया है। यस, और आजकल इसका बहुत ट्रेंड चल रहा है। अच्छा भी लग रहा है। अगर आपको अपने किसी फ्रेंड को किसी भी चीज़ को किसी को गिफ्ट करना है और वेडिंग आइटम समझ नहीं आ रहा कि क्या गिफ्ट करें, सो यू कैन आस्क एंड जस्ट गिफ्ट दिस थिंग, दिस प्रोडक्ट। ये कितने तक में बन जाता है फ्रेम? डिपेंड्स ऑन द, ये तो 2000, 2200, 2500 डिपेंड भी करता है फिर आपकी जो है वो डिज़ाइनिंग क्या है, साइज़ क्या है, बट मोस्टली जो है इसी साइज़ में ये वर्क करता है। चलें ठीक, इसको वाइंड अप करें आपके फाइनल लुक हम दिखाएं ताकि आफ्टर दिस इसकी एक लेड है।
इसकी लिड के लिए भी ऑब्वियस 15 सेंटीमीटर का ही हमने यूज़ किया है, और साइड में इसकी थोड़ी सी बाउंड्रीज रखी हैं, वो बंद हो जाए ताकि ना बॉक्स, जी। है ना। तो ईद उल अज़हा के जो टैग्स और पॉपर्स आपने बनवाए हैं, टॉपर्स बनवाए हैं, लेबल्स बनवाए हैं, ये हो गए सब सेल? यस। और स्टिल अभी ये भी प्रोडक्ट्स ही हैं, हमारे क्लाइंट्स के ऑर्डर्स ही हैं जो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। देयर आर सो मैनी अदर प्रोडक्ट्स लाइक लोग तो बैनर्स भी यूज़ कर रहे होते हैं आजकल। बारबेक्यू की सेलिब्रेशन भी इतने अच्छे से होती है कि पूरा डेकोरेशन होता है उसका बाकायदा। असल में जो शौकीन है और जो जिनको पसंद है ना थोड़ा डेकोरेट करना, जितने करना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना इसके ऊपर फोकस कर रहे होते हैं। Exactly. और ये चीज़ें भी बड़ी क्यूट हैं, आप टेबल्स पे रख दें, इस तरह से रख दें तो वो अच्छा लगता है, कैंडल्स के साथ रख दें। और आजकल आप देखें सोशल मीडिया पे तो तकरीबन यही चीज़ें जो है वो हर कोई यही चीज़ शोकेस कर रहा है, और फिर देख देख के ये होता है कि हर इंसान चाहता है कि हम इस चीज़ को फॉलो करें। जब एक चीज़ ट्रेंड चल रही है, पहले इतना बर्थडेज डेकोरेशन और इन सब चीज़ों का नहीं था, ऐसे बट ही। नाउ डेज लाइक ब्राइडल शावर्स, बर्थडेज, ये सब तो इतना ज़्यादा है कि मतलब जिसको नहीं भी करना होता वो भी चाहता है कि नहीं भाई हम भी सोसाइटी का पार्ट है, हम भी ये सब चीज़ें करें। एंड दे आर क्यूट, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। अगर आप करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छी चीज़ें हैं। हियर द लिड इज़ प्रिपेयर। चलें आप बना के दिखा दें फाइनल। ठीक है, अब इसको हम इस तरह से अच्छा, सही। अरे वाह, ज़बरदस्त। वेट, ये थोड़ा ड्राई नहीं हुआ अभी, थोड़ा सा टाइम लेता है ड्राई होने में। हल्का सा ड्राई हो जाता है, हवा लगती है, उसके Yes. बाद फिर वो जिस्मा हो जाता है। इसी के कॉर्नर्स पे जो है वो चॉकलेट्स भी ऐड कर सकते हैं, और इसके सेंटर पे कोई बॉक्स भी रख सकते हैं आप, या कोई वॉच हो गई, कोई परफ्यूम हो गया, जो कि साइज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे ऐड हो सकता है। और इसी के अगर फ्रंट पे आप किसी भी किस्म की डेकोरेट करना चाहें, फॉर सही। एग्जांपल, तो ये तो वो है कि इसके आप रिबन्स बांध सकते हैं, बनवा सकते हैं, Exactly. खुद भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते तो भाई आप ऑर्डर कर लें। एग्जैक्टली। और यहाँ तो सिर्फ मैंने एक शोकेस करने के लिए सिर्फ डाइस के लिए 1 लेयर बनाया, ये 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर भी बन सकता है। जितना आप चाहें उतनी लेयर्स का इसको बना सकते हैं। सही। टेम्परेचर की वजह से सेमीटेक्स थोड़ा सही से वर्क नहीं कर पा रही है। वो असल में इस वक्त बहुत एनवायरनमेंट भी चिल हो रहा है ना। यस। तो बस अब ये कंप्लीट हो गया, आप देख भी सकते हैं इसको, और बड़ा Exactly. प्यारा भी लग, आसान है इसको वैसे ना करना। यस, इट्स नॉट बस आइडिया की बात है, असल में जो इस वक्त बिक रहा है वो आइडिया बिक रहा है, एग्जैक्टली। है ना। और यहाँ पे हम कोई भी टैगिंग कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह से ईद मुबारक के जहाँ पर टैग्स होते हैं, सब हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये टैग करने के बाद ना इस तरह दिखाइएगा सामने करके, ताकि वो कैमरे पे नज़र आए कि आपने जो टैग्स लगाए हैं उसमें क्या लिखा है और किस तरह का Sure. लिख रहा है। ज़बरदस्त, दिखाएं इसको, यूँ करें। वाह, ज़बरदस्त, लवली। ये सब कस्टमाइज हैं टैग्स ना। यस। वेरी नाइस। और इसी के 4 कॉर्नर्स पे ओपन करूँ, इसी के 4 कॉर्नर्स पे आप जो है वो चॉकलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। गिफ्ट भी रख के दे सकते हैं, बड़ा अच्छा है। Exactly. थैंक यू सो मच रहमा, आप हमारे साथ आई और आपने एक तो यहाँ पे इतनी जल्दी से क्विकली बना के भी दिखाया, और पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है। सारे जो है वो आइडियाज़, डिफरेंट आइडियाज़ हैं जिनको आप एज अ गिफ्ट वो अप्लाई कर सकते हैं और ऑर्डर भी कर सकते हैं। आपने वक्त दिया रहमा, आपका बहुत शुक्रिया शो के लिए। हम यहाँ पे वक्फे की तरफ बढ़ेंगे, वक्फे के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो जनाब आज हम बात करेंगे, इस वक्त हम देख रहे हैं कि ईद उल अज़हा बिल्कुल करीब है, और ईद उल अज़हा के हवाले से हमने बहुत सारी तैयारियों की बात की, आपको यहाँ पर मुख्तलिफ खानों की तैयारी दिखाई, आपको घर में कैसे तैयारियाँ करनी हैं, मसालेजात कैसे तैयार करने, सब कुछ दिखाया और बता रहे हैं। लेकिन साथ साथ जो ये ईद आती है, ईद उल अज़हा को क्यों रखा है अल्लाह ताला ने, इसका एसेंस क्या है और क़ुरबानी का असल मकसद क्या होता है, हमें आज उस पर बात करनी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के दौर
दौर में, एक दूसरे से कंपटीशन के दौर में, एक दूसरे से आगे जाने की दौड़ में हम इतना आगे बढ़ गए हैं कि हम कहीं ना कहीं दिखावे के अंसर को बहुत ज़्यादा वो डोमिनेंट होता जा रहा है। तो कुर्बानी असल मायनों में क्या है, इसमें नीयत का कितना रोल है और इसमें साहिब हैसियत होने के साथ साथ किस तरह चीज़ों को बैलेंस किया जा सकता है, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौलाना आज़ाद जमील साहब मौजूद होंगे। आप सीनियर मौलाना हैं, मारूफ और मशहूर जो है वो आप देखते हैं स्क्रीन पर नज़र आते हैं। आज़ाद जमील साहब, वेलकम टू द शो। आज़ाद साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। और साथ साथ मेरे साथ आज रेहान अनवर साहब भी मौजूद हैं। रेहान को भी वेलकम करती हूँ दोबारा शो में। रेहान, काफ़ी दिनों के बाद आपसे भी जो है मुलाकात हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है रेहान, ईद की तैयारी हो गई है, जानवर शानवर खरीद लिया है? बिल्कुल बिल्कुल, जानवर की वजह से नींद भी पूरी नहीं हो रही है और जानवर वो वाले में ही लड़के लगे जो बार बार आजकल। मंडी जाना है ना, तैयारी करनी है बार बार जानवर की, अच्छी बात है। ये एक शौक है हमारा तो बकरा ईद का, जानवरों लड़कों के की ईद साथ होती है ना ये मोहब्बत। वाली इस दफ़ा, बकरा ईद। और मौलाना साहब, आपकी जो है वो कुर्बानी की तैयारी मुकम्मल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कुर्बानी खुद जाते हैं आप तैयारी करने या जो है वो किसी की जिम्मेदारी लगाई हुई है? नहीं, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। कुर्बानी लेने भी खुद जाना चाहिए, चूँकि ये वो इबादत है जिसके लिए जाना और जिसको पसंद करना और फिर उससे उनसियत पैदा होना। जब जानवर से उनसियत पैदा हो तो जिस तरह छोटे मानूस होते हैं उसको ज़िबा करते वक्त, तो बड़े भी मानूस होते हैं और फिर यही तो असल कुर्बानी है जो इंसान के लिए अजर सवाब का सबब बनती है। मौलाना साहब, यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं बात को कि देखेंगे नबी जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि अपने बेटे को कुर्बान करो, तो सबसे महबूब चीज़ जिससे सबसे ज़्यादा उनसियत है वो कुर्बान करने के लिए कहा गया। तो मोहब्बत और उनसियत का फैक्टर अपनी ज़ाती, अपनी सबसे मकबूल तरीन चीज़ को कुर्बान करने के लिए कहा गया। आज यहीं से आगाज़ करेंगे कि कुर्बानी का असल मकसद क्या है और इसका एसेंस जो आता है ईद उल अज़हा क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत एक मुसलमान हमारा ईमान भी है, अक़ीदा भी है और कुर्बानी जिस तरह कुर्बानी का आगाज़ हुआ है, अब हम समझते हैं कि शायद कुर्बानी का इख्तिताम हो रहा है। कुर्बानी जिस तरह से जिन बुनियादों पर शुरू हुई थी, अब उस कॉन्सेप्ट की तरफ शायद ही कोई ऐसा है जो हकीकी माना में इबादत के उसलूब तक पहुंचता है, इबादत के मकासद तक पहुंचता है। वरना अमूमन इबादत हैयत के एतबार से तो अदा हो जाती है, लेकिन जो उसका मकसूद होता है उसके एतबार से इबादत कमज़ोर हो जाती है। तो जहाँ ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ज़िक्र है और फिर एक बाप अपनी औलाद, फिर औलाद भी बुढ़ापे की उम्र की हो और फिर मोहब्बत का एक मरहला जो औलाद से होता है, फिर उस एतबार से औलाद भी ऐसी फरमाबरदार कि जब ज़िबह का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि या अबत इत्फ़अल, अब्बा आप जल्दी करें। और फिर जल्दी के साथ क्या कह रहे हैं कि तल्लहु लिल जबीन, मेरा जो चेहरा है आप उनको बिल्कुल पीठ की तरफ रखें, यानी उसको नीचे झुका दें और फिर आप छुरी चलाएं, क्योंकि अगर आप मेरी तरफ देखेंगे तो आपकी छुरी नहीं चलेगी। अब यानी औलाद उनको कह रही है और यहाँ हज़रत इब्राहीम के हाथ में छुरी। ये एक देखें वो है ना कि अल्लाह ताला कुर्बानी मांगते हैं, लेते नहीं हैं। लेते नहीं है। अब ये है कि मांगने या और ले लिया, ऐसा नहीं है। कुर्बानी का जो मतलब है ना, अगर मानी में लिया जाए वर्ड में, तो वो ये है कुर्बानी मतलब आप किसी मकसद के तहत बीच में जो चीज़ हाइल होती है उसको छोड़ देना, यानी कुर्बानी। यानी दो पहाड़ों के दरमियान अगर बीच का कोई रास्ता है उसको किसी भी एतबार से उबूर कर लेना, यानी आपके और उसके ताल्लुक के दरमियान बीच में कोई भी चीज़ आड़े आ रही है, आप उसे छोड़ रहे हैं, आप उसे तोड़ रहे हैं, आप उसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो फिर एक वक्त ऐसा आता है ना ईमान का, ईमान एक हालत में नहीं रहता। हमारा ईमान है जिसकी हलावत शायद ही किसी को मौसूल हुई हो। अब ईमान की कैफियत है, अब जैसे ठंड है, गर्मी है, बहार है, ख़िज़ां है, मौसमों के हालात हैं, अब उसी तरह उनके देवर हैं। लेकिन अब ईमान की जो कैफियत है वो जिसको मिल जाए, लेकिन अब हम बहैसियत एक मुस्लिम है, बहैसियत मुस्लिम मोमिन की तरफ अब कन्वर्ट नहीं हुए। वो एक प्रोसेस है। अब वो प्रोसेस बगैर कुर्बानी के कैसे हासिल होगा? हम झूठ भी बोलें, धोखा भी करें, फ्रॉड भी करें,
नमाज छोड़ी, रिश्वत भी ले रहे हैं, हर तरह का जो मना किया गया है कि नहीं ये नहीं करना, ये एक मोमिन की निशानी नहीं हो सकती। जो पड़ोसी को अजियत दे ये मोमिन नहीं हो सकता, जो माँ बाप की नाफरमानी करे ये मोमिन नहीं हो सकता, जो किसी का हक खाए ये मोमिन नहीं हो सकता। यहाँ तक कि छोटी छोटी चीज़ों के बारे में कि जब तो घर को कोई चीज़ लेके आ रहे हो और ये समझ लिया कि बराबर में बच्चे हैं या कोई देख रहा है, तो वो इस तरह छुपा के लाए कि वो देख ना सके। तो एक छोटी सी चीज़ के बारे में इतना ख्याल रखा गया, जायचे कि इतनी बड़ी कुर्बानी जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की और फिर वो कुर्बानी अल्लाह को इतनी पसंद आई कि आज तक इस सिलसिले को कंटिन्यू रखा मुख्तलिफ शक्लों में। तो मैं समझता हूँ देखें हर इंसान का अपने अल्लाह से एक मामला होना चाहिए कि वो किस मयार का है। हर आदमी वो देखिए सफ़र कितनी देर में तय हो रहा है, अब वो समझते हैं मेरी दुआ का है, मेरी इबादत का है, तो पहले ये तो हम तय करें मेरा वो कौन सा सजदा था जिसमें मुझे वो हलावत नसीब हुई। मुझे क्यों किसी पीर साहब को कहना पड़ रहा है दुआ करें, मुझे क्यों किसी साहब को कहना पड़ रहा है कि आप मेरे लिए इस्तिखारा करें, मुझे क्यों किसी को कहना पड़ रहा है कि आप मेरे लिए कोई देख लें। जबकि सबसे अच्छी चीज़ तो है ना कि अल्लाह ताला तो आपकी शहरत से भी ज़्यादा करीब है। आप बात करें तो सुन रहा है, हर जो है वो नमाज में अल्लाह ताला आपकी जो है वो बातें सुन रहा है, आप कह के तो देखें। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ है मौलाना साहब, हमें ये देखना है कि ये जो साहिब इस्तिताअत वाला फैक्टर है कि जो साहिब इस्तिताअत हो वो कुर्बानी करे। जैसे ज़कात है ना, उसमें एक तायुन कर दिया गया कि अगर इतना माल है, इतना हस्ब व नस्ब है, तो जी तायुन है, इतने % आपने खर्च करना है। कुर्बानी में कैसे तायुन होगा कि जो है वो अगर मैं इतने पैसे कमा रहा हूँ, इतनी सैलरी है, तो मुझे कितना जो है ना वो हिस्सा कुर्बानी के लिए लगाना है। कोई बकरा ख़रीद रहा है, कोई हिस्सा डाल रहा है, कोई गाय ख़रीद रहा है, कोई 50-50 ऊँट कुर्बान कर रहा है, तो ये है क्या तरीका, किस तरह से जो है ना वो तायुन किया जाए? अच्छा, अमूमन हम समझते हैं ना कि जैसे कि अब बकरा है वो एक हिस्सा है, उसमें 2 हिस्से नहीं होंगे। अब इसी तरह से ऊँट है, उसमें 7 हिस्से हैं। ऐसे ही है। अब इसी तरह अब बैल है, हाँ। अब गाय हैं, तो मतलब बछड़ा बछिया, तो उसमें 7 हिस्से होते हैं, जैसे कि भेड़ बकरी वगैरह भी उसमें शामिल हो जाती है। अब हम ये समझते हैं कि ये 7 हिस्से वहाँ हैं और एक हिस्सा ये बकरी और भेड़ में है। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ तो एक हिस्सा है इन 2 में जो छोटे जानवर हैं। अच्छा, बड़ा जानवर अगर कोई चाहता है तो वो पूरा एक हिस्सा भी कर ले, अगर वो चाहता है अपने 3 हिस्से भी कर ले एक आदमी, यानी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 हिस्से हो सकते हैं, कम से कम 2 भी करें, 3 भी करें, ये भी कॉन्सेप्ट मौजूद है। अच्छा, कुर्बानी इस्तिताअत के मुताबिक है। इस्तिताअत, अब इस्तिताअत ये देखनी चाहिए कि 7.5 तोला सोना गोल्ड और फिर 52 तोले वो सिल्वर आएगा, यानी चांदी आएगी। अगर ये हैं किसी के पास, या फिर इन दोनों की मिक़दार की अमाउंट है, इन दोनों की मिक़दार की अमाउंट है, तो उस पे कुर्बानी होगी। अब बाज़ लोग कहते हैं हमारे पे तो बहुत सारी जगहों पे है ना कि कर्जदार पे नहीं होती। अब कर्जदार कौन? अब एक आदमी करोड़पति है, अरबों के मामलात हैं, लेकिन वो कर्जदार है, तो वो साहिब इस्तिताअत है। अब उस वक्त वो कहीं से भी वो कुर्बानी करेगा, यानी कि वो इस चीज़ को देखते हुए या इस चीज़ को समझते हुए वो कुर्बानी छोड़ दे, ऐसा नहीं हो सकता। और एक जिसके पास इस्तिताअत ही नहीं है, अच्छा ज़कात पे तो पूरा साल गुजरना चाहिए, लेकिन कुर्बानी पे साल का गुजरना ऐसा नहीं है, हाँ। बिल्कुल नहीं है। तो इस एतबार से अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा आपके बाद सहाबा की ज़िंदगी से कि कैसे कुर्बानी होती थी, तो पूछा गया कि बस घर का बड़ा ही एक जानवर ज़िबा कर लेता था और सारे हो जाते थे। लेकिन अब ऐसा है कि अगर बीवी साहिब इस्तिताअत है तो उनकी तरफ से भी शौहर करे, बच्चों के हैं तो उनकी तरफ से भी करें, एक अच्छी बात है। और नहीं है तो फिर वो जो साहिब सरवत है और इस्तिताअत जिनको हासिल है वो फ़र्ज़ नहीं कर सकता है अपने लिए, तो जो फ़र्ज़ है वो अदा हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मैं मेंशन करूँ, अगर कोई साहिब इस्तिताअत के करीब है, नहीं है, यानी करीब है कंप्लीटली नहीं है, और वो फिर भी जोड़ तोड़ के कर लेना, असल में ये कुर्बानी है। हाँ, ये हर कोई दे नहीं सकता, ये कुर्बानी है। अगर कोई कर ले तो अगले साल अल्लाह ताला उस शख्स को साहिब इस्तिताअत बना देते हैं, यानी अगले साल
वो शख्स साहिब इस्तेतात बन जाता है। तो जिन हजरात की इस्तेतात है या कोशिश करके वो कर सकते हैं तो करें। सही। और इसमें एक कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब आ चुका है जो नुमाइश है। अभी इस फैक्टर पे मैं आऊँगी ज़रा ना, अच्छा। मुझे ब्रेक लेना है मौलाना साहब, ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आएंगे तो रेहान से रातिया कलाम भी सुनेंगे। और ये जो हमारा टॉपिक है कि रियाकारी का जो अंसर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इससे कुर्बानी का जो असल रूह है, असल मकसद है, क्या वो पीछे खोता जा रहा है, असल एसेंस क्या ख़त्म होता जा रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी 10। तो रेहान भी हमारे साथ मौजूद है। तो रेहान, इस वक्त समा बंधा हुआ है, अभी हम देख रहे हैं कि जो तमाम हुज्जाज कराम हैं वो इस वक्त मिना के लिए रवाना कुछ हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, हज की तैयारी ज़ोरों पर है, हज के अरकान की अदायगी हो रही है। तो इस वक्त मैं चाहूँगी कोई अच्छा सा कलाम भी आपसे सुने ताकि हम सब भी जो है उन सदाओं में शामिल हो जाएं यहाँ से बैठ कर। बिल्कुल, एक कलाम मेरे जहन में आ रहा है, इन्हीं सदाओं में हम भी शामिल हो जाते हैं। कुछ कलाम ऐसे होते हैं कि जिनको जितनी दफ़ा भी सुन लिया जाए वो उतने ही रिफ़्रेशिंग होते हैं, वो उतने ही दिलसोज होते हैं, उतने ही खूबसूरत होते हैं और उनको हमेशा ही सुन के बहुत ही अच्छा लगता है। और बड़े अच्छा जो है ना, इंतखाब बहुत मैटर करता है ना हर जगह पर, ऐसा हर ही, चीज़ के बिल्कुल। मुताबिक। तो यकीनन वहाँ फ़िज़ाओं में बहुत खूबसूरती से आप अदा करते हैं रेहान। और यकीनन जहाँ से आगाज़ किया था ना रेहान ने कि फ़िज़ा में लब्बैक की सदाएँ गूंज रही हैं, और यकीनन हम जब सुन रहे हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, तो शामिल हो जाइए उन सदाओं में जहाँ भी बैठे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। तकबीर पढ़िए, बार बार पढ़िए, घर में लगाइए, सुनिए, पढ़ते जाइए, बच्चों को सिखाइए, क्योंकि इस वक्त इससे ज़्यादा अफजल ज़िक्र कोई नहीं है। आज जुम्मे का दिन है, अपने ज़िक्र को जो है ना वो अपनी ज़बान को ज़िक्र में शामिल करके रखें और बार बार इन कलमात को अदा करें, और हम सबको भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मौलाना साहब की तरफ वापस आती हूँ। मौलाना साहब, हम कुर्बानी की बात कर रहे थे ना, तो एक सवाल बार बार मेरे जहन में गूंजता है, और इस वक्त जब मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीज़ें देख रही होती हूँ तो सवाल बार बार जहन में आता है कि डिफ्रेंशिएशन जो है ना वो समझ नहीं आ रही। वो क्या है कि 50,000 रुपये अगर कोई शख्स कमा रहा है, और इस वक्त जो हालात हैं, कल बजट भी आया है, तो उसके बाद तो जो है ना लग रहा है कि बस किस तरह से लोग गुजर बसर कर रहे हैं वो हमें उसका अंदाज़ा है। लेकिन क्या है कि वो चलें कुछ ना कुछ जमा पैसे करके वो अगर एक हिस्सा भी डाल लेता है तो बहुत एफर्ट करके डाल लेते हैं। कुछ लाख 2 लाख रुपए भी कमा रहे हैं, वो एक हिस्सा लेके बैठे हुए हैं। तो जी इस्तिताअत रखते हैं कि शायद 3 हिस्से भी कर सकते हैं, पूरी गाय भी खरीद सकते हैं, 7 हिस्से भी कर सकते हैं। और फिर एक तरफ मैं ये देख रही हूँ कि जो 30-30, 35-35 लाख, 50-50 लाख रुपए के भी जानवर आ रहे हैं। और एक और बहस ये भी है उसमें मौलाना साहब कि इस वक्त सोशल मीडिया पर ये बातें बहुत होती हैं कि जी लो 50 लाख रुपए का जानवर ले आए, 1 करोड़ रुपए का ऊँट ले आए, उससे बेहतर था कि इस पैसे को कहीं और लगा देते, किसी को कारोबार शुरू करा देते, किसी की जो है ना वो जहेज दिला देते, शादी करा देते, वेलफेयर का काम होता। तो ये सब बातें ना बहुत कंफ्यूजिंग हो जाती हैं कि कब किसको क्या करना है, कि कौन सा फेल ज़्यादा अफजल और जो है ना मकबूल है। मौलाना साहब देखें, बहुत अच्छा सवाल है, और यकीनन आपके और इस चैनल के तवस्सुत से मेरे ख़्याल में आवाम के दरमियान हम बिल्कुल बैठे हुए हैं, और आवाम को एक चीज़ कॉमन है जो हमें बतानी है, जो रियलिटी के साथ है कि अगर जो शख्स 50,000 या कोई 30-35-40,000 की उसकी आमदन है, तो उस पर तो देखा जाए तो वो साहिब निसाब है भी नहीं। लेकिन उसके साथ अगर वो फिर भी उसकी ख्वाहिश है, उसने कुछ जमा किया है अपने बच्चों के लिए, कोई बकरा लेके आ गए, तो इसकी ये देखिए एक मकदार है, देखिए एक मकदार है। ग़ज़वा तबूक में बहुत तंगी के हालत में और बहुत गर्मी के आलम में वो जंग थी। तो ग़ज़वा तबूक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि जिसके पास जो है लेके आ जाए। तो साद बिन उबादा ने 1000 मन खजूरें दी, 1000 मन। हज़रत उस्मान ने तिहाई लश्कर का सामान खुद से दिया। तो अब एक सहाबी हैं, अब उनके पास कुछ है नहीं, तो उन्होंने कहा यार मैं ऐसा कर लेता हूँ कि अब सुबह मुझे कुछ ना कुछ देना है अपने इस्तिताअत के मुताबिक। तो सारी रात एक यहूदी के बाग में खजूर को पानी लगाया, खजूर के बाग को, और खजूर के बाग को पानी लगाना बहुत मुश्किल काम। वो पूरा रात लगे रहे, तो सुबह से कबल उन्होंने 6 सेर खजूरें दे दी। तो 6 सेर में से 3 सेर घर छोड़ाए और 3 सेर अपने दामन में डाल के जब वो मस्जिद की तरफ करीब आए तो सब देख रहे थे। अब कुछ मुनाफिक भी थे, वो देख रहे थे कि ये देखें
यहाँ हज़ारों मन की दी गई हैं और ये 3 सेर लेके आ रहे हैं। तो वो जब वो करीब आए तो वो थोड़े से ना, अब वो एहसास ये था कि दिल तो चाहता था कि बहुत ज़्यादा करूं, लेकिन वो इस्तात ही इतनी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अबू अकील की खजूरें लो और बरकत के लिए सारी खजूरों पर डाल दो। अरे वाह, सुभान। क्योंकि यहाँ क्वांटिटी नहीं देखी जा रही, यहाँ मैयार इस तरह से, यानी एक है मिकदार, एक है कैफियत, तो कैफियत देखी जाती है, कैफियत। अब एक और सहाबी हैं, उन्होंने कहा कि मेरे पास तो न मजदूरी का वक्त है, न मेरे पास न कुछ है, क्या करूं? तो फिर अंदर ही अंदर कहने लगे, मैं बड़ा अहम सवाल करने जा रहा हूं, और उसके अंदर उसका जवाब भी है कि या अल्लाह, सबसे अहम चीज जो होती है ना किसी की भी, वो इज्जत नफ्स होती है और उसकी इज्जत होती है। तो कहने लगे या अल्लाह, जिसने भी मेरी बेइज्जती की हो मैं उसका सदका करता हूं। अरे अल्लाह, क्या कहने। तो सुबह जब में दाखिल हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा, कहा कि रात को इज्जत का सदका देने वाला कौन है, खड़ा हो जाए। वाह, कोई नहीं खड़े हुए, क्या बात। और वो भी नहीं खड़े हुए कि पता नहीं कौन। फिर आपने 3 दफा जब तकरार के साथ दोहराया तो वो खड़े हुए, तो आपने फरमाया मेरे भाई, अल्लाह ने आपके सदके को कबूल कर लिया है। तो अल्लाह ताला तो कैफियत देखता है, मैयार तो कैफियत का है, मिकदार का नहीं। अब हमारे यहाँ आ जाए, जिसकी इस्तात है महाना 2-3 लाख रुपए कमा रहे हैं, और वो एक हिस्से में अपनी जान छुड़ा दें, जान तो छुड़ जाएगी, लेकिन इस कैफियत के साथ हो कि जान बंधी रहे, कैफियत बंधी रहे आपकी कि वाकई मेरा कुछ लगा है। जब कुछ लगता है तो वहां लगाव पैदा होता है। तो फिर यहाँ का जो ये जो रिया का कॉन्सेप्ट है ना, मैं आपको एक बात अर्ज करूं, देखिए रिया पहले आती है, इखलास बाद में आता है। अब रिया सीखनी नहीं पड़ती, इखलास को सीखना पड़ता है, बड़ी मुश्किल धारीदार खंजर के साथ। तो कहने का मतलब ये कि अब हमने अपने बच्चों को तरबियत कैसे देनी है। अब हमारी आने वाली नस्ल जो है, अगर हमने उनको कॉन्सेप्ट ये दिया, ये जो अभी मुकाबला चल रहा है, कंपटीशन जो हो रही है, ये फैशन जो चल पड़ा है, आप कितने का लाए, मैं 20 लाख का लाया हूं, आप कितने के, मैं 15 का, तो ये मुकाबला और फिर ये तमाम चीजें। अच्छा, इस पे भी मैं मजीद भी बात करूंगी ना कि जो लाखों रुपए के जानवर आ रहे हैं, जो दूसरी सोशल मीडिया पे बहस चल रही है, इस पे क्या फाइन लाइन है, बट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बहुत बुनियादी सवाल है मौलाना साहब, 30-32 लाख रुपए के जानवर आ रहे हैं, 50-50 लाख के जानवर आ रहे हैं। अब उसमें बहस ये है कि जी इससे बेहतर तुम ये कर लो, तुम किसी को उम्रा करा दो, तुम वो कर लो। तो क्या करना है, तय कैसे करेंगे? रियाकारी जो है ना, ये हर खैर को ख़त्म कर देती है और उसकी बुनियादों को इतना खोखला कर देती है कि इंसान को समझते समझते वक्त लग जाता है। तो अब ये कॉन्सेप्ट बन गया है, ये एक जिदबाजी बन गई है और एक कस्त बन गया है, और इस तरह से उसकी जो रूह है ना वो हासिल नहीं होती। उनकी कुर्बानी से ना उनको वो तस्कीन नहीं हासिल होती जो एक शख्स की इस नीयत से हो कि अल्लाह मैं आपकी रज़ा के लिए, कुल इन्ना सलाती व नुस्खी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरी नमाज, मेरा सदका, मेरा रोज़ा, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत और कुर्बानी, ये सब आपके लिए हैं। जब एक इंसान की ये हो ना कि फसल्लि लिरब्बिका वनहर, नमाज पढ़ें और फिर कुर्बानी करें, तो एक शख्स की कैफियत में ये चीज़ हो कि या अल्लाह आप मुझे देख रहे हैं, इब्तिदा में देखें, दरमियान में देखें, इंतहा में देखें। अब अगर ये नीयत ही ऑलरेडी ये ना हो, देखिए ये है ना कि जब खुदा हुस्न देता है, नज़ाकत आ ही जाती है, वो एक अलग है, लेकिन शुरू से ही एक नुमाइश का पैमाना, और यहाँ दिल आज़ारी फिर कितनी होती है। या मैं आपकी बात को रोकते हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि फरमाया कि यतीम के सामने अपने बच्चों से प्यार ना करें, बेवा के सामने अपनी बीवी से प्यार ना करें। तो यानी एक छोटी चीज़ें इसलिए बताएं कि दिल आज़ारी ना हो। जायज़ कि इतनी बड़ी कुर्बानी का फैशन बना लेना, और वो जानवरों के साथ जो सलूक हो रहा होता है और जानवरों की जो हालत की जा रही होती है, और फिर एक माशरे में एक अक्स हम दे रहे होते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी है। फिर उसकी ज़िबा के बाद एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को ज़िबा करने का हुक्म नहीं है, लेकिन यहाँ एक अजीब किस्म के इंसान भी हैवानी शक्ल इख्तियार कर चुके होते हैं। तो ये एक तो मुकाबला है जो मालदारों के दरमियान, फिर ये एक सिलसिला नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो ये एक मिजाज
इम्तियाजी नहीं है। सही, असल मिजाज जो है ना, ये जो असल बात हम कहते हैं ना कि कुर्बानी के असल वक्त उनका ख़त्म हो गया मौलाना साहब, लेकिन ये बातें तो ऐसी हैं कि सुनते जाएं और करते जाएं, लेकिन बात वही है कि अल्लाह ताला के नज़दीक भी सबसे ज़्यादा पसंदीदा फ़ेल आजी, इनकिसारी और कुर्बानी और मोहब्बत का है। तो हमें उस चीज़ को दिखाना है। ईद उल अज़हा के मौके पर इनको शामिल करें, रियाकारी से दूर रहें। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने वक्त दिया। और मैंने फिर कहा कि आज जो है वो तकबीरात का एहतमाम करें, बार बार पढ़ें, और हम सबको भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते रेहान आपसे कोई कलाम सुनेंगे। आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह